अरे मजा आया. Thankfully right now the supposed audience were all behind me right now, so I could not see the reaction. It was always fun talking to Tarsim. आप believe in yourself. अगर आप खुद से अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे तो आप रिस्क नहीं लोगे तो लाइफ में कहीं आगे नहीं जा पाओगे. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द म्यूजिक पॉडकास्ट. आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो म्यूजिक बिजनेस से हैं. तो दोस्तों वो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडिया के पहले और सबसे पुराने म्यूजिक लेबल सारेगामा इंडिया के. साथ में उन्होंने आईआईटी रुड़की से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है. उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट किया आईएम लखनऊ से. उन्होंने काफ़ी सारी कंपनीज में काम किया है. स्टार के वाइस प्रेसिडेंट थे जब उनके दिनों में. स्टार के दिनों में उन्होंने केबल और डीटीएच को बहुत एक्सपैंड किया स्टार को. उसके बाद वो टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे और उन्होंने टाटा के काफ़ी सारी कंपनीज में काम किया. टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा स्काई में उन्होंने काफ़ी दिन काम किया है. और उसके बाद 2014 में उन्होंने सारेगामा ज्वाइन किया. और उससे पहले शायद म्यूज़िक से उनका जुड़ाव इतना ज़्यादा नहीं था. जब से वो सारेगामा इंडिया में आए हैं उसके बाद सारेगामा ने बहुत सारे यूनिक और बहुत सारे एक्सेप्शनल काम किए. और कुछ काम शायद आप लोगों को पता भी है. कारवां एक आइकॉनिक है. यूडली फिल्म, टीवी और कंटेंट और फिल्म में उन्होंने काफ़ी काम किया. और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे उन्होंने काम किया है. ऐसे ही डायनेमिक पर्सनैलिटी, वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड एमडीज ऑफ म्यूजिक लेबल्स इन इंडिया राइट नाउ, विक्रम मेहरा. विक्रम सर, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट. थैंक यू. एजुकेटेड तो पता नहीं राइट ना, मेरे बेटे से पूछे तो कहेंगे मेरी एजुकेशन कुछ है ही नहीं, बट या ओके. सर पहला सवाल है, मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ कि इंडिया में ना आप अकेले लेबल हो भी जो एक्चुअली 360 डिग्री है. आपके पास पुराना कैटलॉग है. मैं रिसर्च करते करते डेटा पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा सरप्राइज भी था. कहीं लिखा था कि ऑलमोस्ट 50% म्यूजिक ऑलमोस्ट इंडिया में आज तक जो भी बनना है वो कैटलॉग सारेगामा के पास है अप्रॉक्सीमेटली जी. और उसके बाद आप फिल्मों का म्यूजिक भी कर रहे हैं, आप नॉन फिल्म भी कर रहे हैं, आप आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं. आपने दिलजीत के साथ लाइव भी किया है. आपने थिएटर और ड्रामा डिस्को डांसर भी किया था. आपने रिसेंटली पॉकेट एसेस खरीदा है. और मैं जोक में बहुत बार बोलता था कि सारेगामा के सामने मैं कंपनी खोलूंगा पादानिसा. तो थोड़े दिन पहले पता चला कि पादानिसा भी खुल गया है. एआई लर्निंग म्यूजिक ऐप मॉडल है. तो मेरे ख्याल से सिर्फ अब एक ही चीज़ बता कि आप इंटरनेशनल कब लॉन्च कर रहे हो सारेगामा को, उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है. जब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन आपके पास ही पड़ी हुई है, मुझे ज़रूरत समझ में नहीं आती है दैट व्हाई वी शुड गो आउटसाइड. मेजॉरिटी ऑफ इंडियन लेबल्स अगर आप देखिए तो वो एक या दो लैंग्वेजेस को अंदर लेकर रहे हैं. हमारा पहला फोकस ये रहा है कि हिंदुस्तान में हम हिंदी या पंजाबी या तेलुगु या मलयालम लेबल बन के ना रह जाए. ये कंपनी पहले HMV हुआ करती थी, ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया हुआ करती थी, जो HMV के नाम से यहाँ अपने LPs बेचा करती थी, कैसेट्स और CDs बेचती थी. तो हम पहले से भी ऑल इंडिया रहे हैं और आज भी हमारा कोशिश यही है कि हम हर लैंग्वेज के अंदर अपने आप को नंबर 1 प्लेयर बना लें. एक पिछले 8 साल 9 साल के अंदर हम देख रहे हैं, खासकर 2014 से अगर मैं इसको लिंक करूं, कि हमारे देश के अंदर कल्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं, जहां पे लोगों को अपनी भाषा के अंत का म्यूजिक सुनना, अपनी भाषा की पिक्चरें देखना, अपनी भाषा के टीवी सीरियल देखने का बहुत ज्यादा शौक बढ़ता जा रहा है. जब मैं छोटा था तो कूल किड वो हुआ करते थे जो कि सिर्फ इंग्लिश म्यूजिक सुना करते थे. आज कूल किड वो है जो कि लोकल पंजाबी या भोजपुरी या उड़िया का गाना सुनना शुरू करता है. तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है. और अगर हम भारत के बाहर भी जाएं तो हमारे हिंदुस्तानियों की पॉपुलेशन हर देश में इतनी है, अधिकतर देशों के तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी हम बनते चले जा रहे हैं अभी. तो हमें जरूरत नहीं है किसी और लैंग्वेज में जाने की. इंडिया हमारे लिए काफी है. वेरी वेल सेड सर. तो आपने काफ़ी जगह पे काम किए. तो जनरली क्या है कि जैसे मैंने आपको ऑफलाइन भी बताया था कि पॉडकास्ट का मकसद है कि म्यूज़िक इकोसिस्टम में जितने लोग काम करते हैं वो लोग एक दूसरे का पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंसेस जान पाए. साथ में बहुत सारे लोग हैं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं. उनमें से बहुत लोग म्यूजिशियन नहीं बनना चाहते, वो एग्जीक्यूटिव्स बनना चाहते हैं. तो एक एग्जीक्यूटिव की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लर्निंग है लाइफ में, आपने काफ़ी जगह काम किया. आपने स्टार में काम किया, आपने TCS में काम किया, टाटा मोटर्स में काम किया. आपकी हर एक जर्नी की एक लर्निंग आप बता सकते हैं कि व्हाट डिड यू लर्न? नहीं, मैं आपको दूसरी तरह इस चीज़ का आंसर देना शुरू करता हूँ. मेरी लाइफ की सिर्फ एक ही बहुत बड़ी लर्निंग है, राइट. जो जना इन रिस्क लेना नहीं जानता वो करियर में आगे नहीं बढ़ सकता. और मेरी सारा पूरा करियर इस पे बैठा हुआ है. अगर मैं अपनी लाइफ की शुरुआत देखूं
तो मैं बहुत ही रिस्क एवर्स, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर तो उससे ज़्यादा रिस्क एवर्स क्या हो सकता है कि बच्चा पढ़ाई में ढंगा कर रहा है तो उसको IIT भेज दो, क्योंकि कुछ और तो रिस्क ही होता है। तो माँ बाप ने बहुत क्लियर बोला हुआ था, जब बेटा IAS बन जा, और उसके लायक नहीं है तो IT चला जा। तो आप IT चले गए। वहाँ पे भी आपको क्या करना है, टॉप की ब्रांच उठा लो, क्योंकि वो भी रिस्क एवर्स नेचर है। फर्क नहीं पड़ता आपको मैकेनिकल ज़्यादा पसंद है, इलेक्ट्रिकल ज़्यादा पसंद है, कंप्यूटर साइंस टॉप होती है तो आप कंप्यूटर साइंस ले लो। अगेन दिस इज ऑल रिस्क एवर्स नेचर। और वहाँ से निकले तो लगा यार सबसे अच्छी उस जमाने में कंपनी TCS हुआ करती थी, तो आप TCS ज्वाइन कर लो। कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मिडिल क्लास बैकग्राउंड, कि भाई रिस्क मत लो लाइफ के अंदर फालतू का, सिक्योर करते चले जाओ अपने आप को। ये गाड़ी चलती रही मेरी। फिर पहला रिस्क उठाया कि हमने सारा मेरा बैच बाहर बैठा हुआ था, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना ये सॉफ्टवेयर वगैरह, मेरे बस का काम नहीं है, बोर हो जाता था मैं बहुत, तो MBA कर लेते हैं। तो थोड़ा रिस्क लिया, पर ज़्यादा तो भी लेने की हिम्मत नहीं थी मेरी। MBA कर लो, जिससे डिग्री बन जाए, जिससे कि कुछ गड़बड़ हो तो एक डिग्री आपके पास पड़ी हुई है, विच टुडेज टाइम आई encourage लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मे बी इट्स नॉट नीडेड। MBA करा तो MBA में माना जाता था कि अगर आप क्लास के बेटर स्टूडेंट हैं तो आपको फाइनेंस ही लेना पड़ेगा, मार्केटिंग तो बॉटम बैच उठाता है। हम भी उसी जोश में थे कि मतलब तो फाइनेंस ही उठाना है। I had 3-4 offers at that particular time. Finally, मेरी लाइफ का जो सबसे ढंग का डिसीजन हुआ is to join a company called Tata Administrative Services. TAS है ये नाम। ये वो कुछ 100 लोग होते हैं टाटा ग्रुप के अंदर, जो टाटा ग्रुप की वेरियस कंपनीज में काम करते रहते हैं, वो किसी एक कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहते हैं। And they allow you in the first year to choose a company of your choice and an area of your choice to work for 3 months. तो पहला तो मैंने फाइनेंस उठाया, देन आई रियलाइज मैं कितना बोर होता था फाइनेंस के अंदर, और फिर अपनी विश के अगेंस्ट मैंने मार्केटिंग लिया, क्योंकि वो तो लूजर्स की चीज हुआ करती थी, एंड आई रियली एंजॉयड इट। आई थिंक दैट्स द टर्निंग पॉइंट फॉर मी, वेयर आई स्टार्टेड टेकिंग सम अमाउंट ऑफ रिस्क इन माई लाइफ, एंड देन आई क्विट TAS बिकॉज मार्केटिंग वॉज फैसिनेटिंग, मीडिया वॉज फैसिनेटिंग, and I ended up joining Star at that particular time and then Tata Sky. But throughout my journey I've realized कि जितनी बार मैंने लाइफ में रिस्क उठाया है, पे ऑफ मिला है। जितनी बार इस डर से रहा हूं मैं कि यार रिस्क लिया और गड़बड़ चला गया तो क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी, माँ बाप क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, दोस्त क्या कहेंगे, तुम तो गधे थे, ऐसा बड़ा रिस्क उठा रहे थे, उतनी बार चीजें फ्लैट गई हैं, क्योंकि आपको अंदर हाई नहीं मिलता आपको कभी भी, राइट। एंड पुरानी इकोनॉमिक की चीज़ है, जो रिस्क नहीं उठा सकता उसको रिवॉर्ड भी नहीं मिलने वाला है। आप अगर डेट पे खेलोगे तो आपको डेट का रिटर्न मिलेगा, अगर इक्विटी पे खेलोगे तभी इक्विटी का रिवॉर्ड मिलने वाला है। दैट आई थिंक इज अ वेरी वेरी बिग मोटो दैट आई हैव। सेकेंड, मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैं अक्सर अपने सारे नए बच्चे जो ज्वाइन करते हैं कंपनी, उनको भी बोलता हूँ कि मेरा ये मानना है कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी है, nobody needs to agree with this. Reincarnation is a way to convince us to behave in this life. This is the only life that you have. In that only life, you are spending 5 से 6 दिन of your daily life right now in the environment what's called office environment. उसमें भी रोज 10 के 12 घंटे चले जाते हैं सबके। Please don't do anything that you don't enjoy. क्योंकि तुम किसके लिए कर रहे हो ये काम? तुम उस पैसे के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हो, या आपकी हालतें बहुत बुरी हैं फाइनेंशियल, आई कैन अंडरस्टैंड। द मोमेंट यू आर स्लाइटली इन अ पोजीशन दैट यू कैन टेक अ चांस, प्लीज क्विट व्हाटएवर यू आर डूइंग इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, टेक द रिस्क, एंड अप टेकिंग अ जॉब और डू थिंग्स दैट यू एंजॉय। कि जो लोग एंजॉय करते हैं ना अपने काम को, एक तो उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें वर्क में ही लाइफ मिलती है और लाइफ में ही वर्क होता है उनका बैठे हुए, एंड देन द प्रोडक्टिविटी बिकम्स दैट मच मोर। तो मैं बड़ा जोक में, जब लोग हैं हमारे ज्वाइन करते हैं तो 15 दिन के बाद आमतौर पे मैं सबसे मिलता हूँ, एंड माई HR hates it, but my last thing to everybody is 3 days in a row, if you're standing in front of mirror applying makeup or doing your shave and you realize कि ऑफिस नहीं जाना, प्लीज क्विट कर दे यार। मेरी कंपनी इस लाइक नहीं है कि मेरी कंपनी में रुको। एंड इट्स नॉट दैट कि कंपनी इज बैड और यू आर बैड, एट टाइम्स चल नहीं करती चीजें। तो जब तक मजा आ रहा है काम करने का, तब तक आपके रिजल्ट्स भी उतने बेटर होते चले जाते हैं। जिस दिन मजा नहीं आया, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए। तो पूरी लाइफ मेरी इसमें समराइज हो जाती है। एक्चुअली बहुत सिंपल बात है और बहुत डीप है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब स्कूल में था, मुझे कोई ये समझा देता तो मेरा बहुत बड़ा काम होता। अरे तो मेरे को समझा देता तो कितना बड़ा काम हो जाता। मुझे नहीं पता भाई क्यों इतना पढ़ाई कर रहा था, क्यों रट्टे मार रहा था टू गेट द नंबर 1 मार्क्स आउट हियर। इन द एंड इट डजंट मैटर, यू जस्ट नीड टू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। अभी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो और
सब अभी कोई 12th पास कर रहा होगा, कोई ग्रेजुएट बन रहा होगा, तो उन सब के लिए वन पीस ऑफ एडवाइस आपके लिए क्या है? आप वही कीजिए जो आपका दिल करने का चाहे, क्योंकि इवन इफ यू आर इन द बेस्ट ऑफ द कंपनीज सेक्टर्स जो दुनिया जैसे बेस्ट कहती है, इफ योर हार्ट इज नॉट इन इट, यू कैन नेवर रीच द नंबर 1 लेवल। और वैल्यू लाइफ में उसी की होती है जो टॉप पे पहुंचना शुरू करता है। एंड टॉप में आप किसी भी लाइन में हो, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको फेम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, सब आता है, पर आता तभी है जब आप टॉप पे पहुंचते हो। और टॉप पे आप तभी पहुंच सकते हो जब आपका दिल उस काम के अंदर है। अगर आपसे पैसा कमाने के लिए वो काम कर रहे हो तो नहीं होता। रिसेंटली हमारे यहाँ कोई आया था, मैं याद नहीं गया, वो बोले कि हम वो MBA इंस्टीट्यूट गए थे एक सेशन में, तो उन्होंने बोला कि यार प्लीज़ ध्यान रखो कि ये जो MBA की डिग्री है, इससे आपको एंट्री मिल सकती है कि पहला जॉब मिल जाएगा, बट एक बार जब आपको जॉब मिल गया, उसके 3 महीने बाद उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद सिर्फ इस बात की वैल्यू है कि आपने जो जॉब शुरू किया उसमें आप परफॉर्म कैसा कर रहे हो। तो बहुत बार लोग जब पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार अगर हमने ये अचीव कर लिया तो लाइफ सेट हो गई। ऐसा रियलिटी में नहीं है। तो आज जब आप सारेगामा में हायर करते हो लोगों को, आपकी काफ़ी बड़ी टीम है, तो डिग्री का कितना इंपॉर्टेंस है आपके लिए? नहीं, सेम मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी डिग्री के एक्सपीरियंस पे बोलता हूँ। you're राइट कि डिग्री की वजह से शुरू में एंट्री मिलने का एक एज मिल जाता है आपको। बट मेरे लिए IIM की डिग्री, IIT की डिग्री से शुरू करता हूँ। IIT की डिग्री ने मुझे सिखाया स्ट्रक्चर थिंकिंग क्या होती है। कई लोगों को उनसे बोलो कि पॉइंट A से पॉइंट B पे जाना है तो वो यूं जाते हैं। मेरे को समझ में आया कि पॉइंट A से पॉइंट B जाने के लिए मोस्ट एफिशिएंट लीनियर वे थिंकिंग क्या होनी चाहिए, जिससे कि सबसे कम टाइम स्पेंड करके सबसे कम पैसा खर्चा करके हम यहाँ से यहाँ पहुंच सकें। मुझे और उस डिग्री ने कुछ नहीं सिखाया, पर ये बहुत बड़ी लर्निंग है लाइफ की, राइट। ये एक स्टीव जॉब्स के साथ मैं बहुत चीज़ में लाइन नहीं हूँ, ये एक चीज़ में लाइन हूँ कि कोई एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती है। MBA ने मुझे सिखाया कि प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कैसे किया जाता है। एंड आप अकेले किसी भी चीज के अंदर आप टॉप के खिलाड़ी क्यों ना हो, इंडिविजुअल्स का कोई रोल नहीं है अनलेस आप इंडिविजुअल ड्रिवन स्पोर्ट या आर्टिस्ट बने हुए हो। ये जो बिजनेस वाली वर्ल्ड वाले लोग होते हैं ना, इनको हमेशा टीम प्लेयर बन के खेलना पड़ता है। ये मुझे MBA ने सिखाया और ये लर्निंग मेरी लाइफ में आज भी है। उन्होंने मुझे क्या सिखाया मार्केटिंग में, फाइनेंस में, सिस्टम्स में, मुझे कुछ याद नहीं है। आप मुझसे बेसिक इकोनॉमिक के प्रिंसिपल पूछिए, मैं गोल मिलूंगा उस समय। पर मेरे लिए वो लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। बट आंसरिंग योर क्वेश्चन, यू आर राइट, यू आर एज गुड एज वॉट यू आर डूइंग टुडे। आपने पहले कौन से तीर मारे हैं उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। आपने रिसेंट टाइम्स में क्या किया है। और जो लोग रूटीन काम करते हैं ना, जिनको लगता है कि एक 12% से ग्रोथ आ रही है, हमने भी वहां चले गए 12% की ग्रोथ को मेंटेन कर लिया, ऐसे लोगों की खास जरूरत मार्केट के अंदर रहती नहीं है। वो बहुत ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। ऊपर वही लोग बढ़ पाते हैं जो कि कुछ चेंजेस लेकर आते हैं। चेंजेस आप तभी लेकर आएंगे जब आपको एक तो मजा आ रहा है काम करने के अंदर और आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। मैं हर बार घूम फिर के मेरी लाइफ की समरी उन्हीं 2 पॉइंट्स पे ठहर जाती है। करेक्ट। तो सर, हम लोगों ने बात की, काफ़ी सारी चीज़ें भी सारेगामा करती हैं और आपके आने के बाद ही शुरू हुआ है कोइंसिडेंटली। योडली फिल्म आपके आने के बाद शुरू हुआ है, कारवां आपके आने के बाद शुरू हुआ है, थिएटर में आप लोग उसके बाद आए हो, लाइव आपने शुरू किया है, पॉकेट एसेस वाला आपके आने के बाद एक्विजिशन हुई है, बहुत सारी रीजनल मार्केट्स और जो पेनिट्रेशन वो आपने किया है। और आपके आने के बाद, इफ द डेटाज आर राइट, बिकॉज इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी, आपके शेयर प्राइसेस 20 टाइम्स बढ़े हैं। धरती पे मैंने अगर 4 बिल्डिंग्स बना दी, फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया कि धरती मेरे वजह से बनी, तो गलत है ना। 120 साल पुरानी ये कंपनी है, जो धरोहर इस कंपनी के पास पड़ी हुई है। अब सारेगामा को मैं इंडियन कल्चर का रिप्रेजेंटेशन मान के चलता हूँ। आप देखेंगे, अगर आप किसी भी देश की, अगर आपको कल्चरल प्रोग्रेशन देखना है, तो गानों के लिरिक्स के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि उस समय जो भी लिरिक्स बोल रहे हैं वो उस समय के कल्चर का रिप्रेजेंटेशन है, उस समय के सोशल सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है। और जैसे जावेद साहब बोलते हैं, पिक्चर का विलेन भी उस समय का सोशल रिप्रेजेंटेशन है कि उस समय की प्रॉब्लम्स क्या हुआ करती थी। तो मैं तो सिर्फ एक अदना सा इंसान हूँ बैठे हुए, जो इस समय उस धरोहर को की हिफाजत कर रहा हूँ। उस धरोहर को ही हम आगे लेके चलते चले जा रहे हैं, राइट। इट शो हैपेंस, सम ऑफ द थिंग्स हैव हैपेंड रीसेंट टाइम्स, पर जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी, वो है कि 1903 में जो पहला गाना हिंदुस्तान में लॉन्च हुआ था बाई गौहर जान, टू नाउ, कि पूरे गानों की धरोहर लेके हम बैठे हुए हैं और उसको मार्केट में पॉलिश कर करके बाहर लेके जाते हैं। कारवां क्या है?
कारवां जो इतना बड़ा फिनोमेना बन गया, एट द एंड ऑफ द डे कारवां नहीं बन सकता था अगर उसमें वो गाने नहीं होते। ऐसा क्यों है कि सारे बाकी के बड़े बड़े लेबल्स सब हमारे कारवां को देख रहे थे, थोड़ी बहुत ईर्ष्या भी हो रही होगी, बट इंडियन कोई नहीं कॉपी कर पा रहा था क्योंकि वो धरोहर नहीं है, राइट। तो आई थिंक हमारा बेस बहुत स्ट्रांग है। उस बेस को हम इस समय कोशिश ये है कि वी कैन बिल्ड इट अप टू व्हाटएवर एक्सटेंट वी कैन। डू यू थिंक कि बिकॉज यू वर एन आउटसाइडर टू द म्यूजिक इंडस्ट्री that was helpful to be able to do this? Definitely helps, right? And I had nothing to lose. मेरी किस्मत रही है कि वो मेरी ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, लाइफ एक ही है, ये मैंने आपसे पता ना 20वीं की उम्र में या 30 की उम्र में भी नहीं हुआ था मेरे साथ। ये 40 की उम्र के पास आते आते मुझे लगना शुरू हो गया था कि बस यही है, और अगर मैं यही रूटीन काम अपनी लाइफ में करता चला जाऊंगा, राइट, जहाँ रिस्क टेकिंग एबिलिटी जीरो है, तो मैं खुशी किस दिन पाऊंगा अपनी लाइफ के अंदर, बिकॉज मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे एक्सपेक्ट किया जा रहा है काम करने का। तो दैट्स अ टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे जितना हाई रिस्क काम हो सकता है उतना हाई रिस्क करने को तैयार हूँ, एज लॉन्ग एज मेरा दिल उसके लिए तैयार है। मैं छोटी उम्र से लेके आज तक भी जब भी मैं अकेला हूँ या मैं और मेरी बीवी साथ बैठे हुए हैं और कुछ सुनना है हम लोगों को, तो हमारे यहाँ चलता आज भी किशोर, आशा, लता, रफ़ी, जगजीत ही है, कुछ नहीं चलता। सारेगामा के पहले भी, सारेगामा के बाद भी इतने नए लोग आते हैं। मैं बड़ा फ़ैन हूँ, बादशाह द गुड इनफ एग्जाम्पल, इतना बड़ा फ़ैन हूँ, बट जब हम सिर्फ दोनों बैठे हुए हैं और हम अपने मूड के अंदर बैठे हुए हैं तो गाने यही चलते हैं। सडनली सारेगामा से ऑप्शन मिल गया कि भाई आप आ जाओ, तब मैंने कहा इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है, लेट मी गो बैक एंड टेक रिस्क। और एवरीथिंग दैट यू फर्स्ट ईयर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने देखा बाकी लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा मैं भी वही करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रेडिकल चेंजेस हम सबने मिलकर लाने शुरू करे कि वो करते हैं जो कोई और नहीं कर रहा है, और मोस्ट ऑफ देम थैंकफुली काम कर गए। वो कहावत है ना, जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तो चल गई गाड़ी। बट खुदा भी हर गधे पे मेहरबान नहीं होता सर, वो खुदा की नायत है। तो सर अभी एक एक चीज पे बात करते हैं, इन सारी चीजों पे। तो सबसे पहले है कि नॉन फिल्म म्यूजिक आप कर रहे हैं, आपने आर्टिस्ट भी साइन किए रिसेंटली, माही, प्रगति एंड अर्जुन। So what inspired you to sign these artists, and what is your agenda, and what is the mission of signing these artists and getting into artist management? No, I think let me answer in a slightly different fashion, more macro part. देखिए, एक जमाना हुआ करता था जहां ये माना चलता था, लेबल्स को ये लगता था कि हम हैं तो आर्टिस्ट हैं। वक्त चेंज हो चुका है। हम में अगर इतनी क्रिएटिविटी होती, मेरे को बहुत बढ़िया गाना आता और कंपोजिशन करना होता, तो मैं आपसे बोलता कि मुझे मैनेज कीजिए, मैं बादशाह होता है आपका। मेरे में नहीं है, राइट। हम सिर्फ धंधा करना जानते हैं, पर हमारा धंधा तभी चलता है क्योंकि आर्टिस्ट को कोई पूछता है। तो ये आर्टिस्ट के हुनर से लेबल चलते हैं, एंड दैट्स इट्स ऐसे तो बड़ी ऑब्वियस चीज़ है, बट ये थिंकिंग चेंज लाना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स विद इन दी कंपनी। आसान काम नहीं रहा है, पुशबैक्स भी रहे हैं, मेंटालिटी चेंज करना आसान काम कभी भी नहीं होता है, लोगों को एक तरह से काम करने की आदत है। पर मैं बड़े प्राउडली बोल सकता हूँ कि इन सारेगामा कल्चर, दिस इज नाउ एंटरिंग इनसाइड आवर सिस्टम नाउ। People who talk that language are the people who are encouraged to go further up in their career. कि आर्टिस्ट से ही लेबल चलता है, लेबल से आर्टिस्ट नेसेसरली नहीं चलता है। या मैं मान के चलता हूँ म्यूचुअल डिपेंडेंस है, पर हमें वो उतनी रिस्पेक्ट आर्टिस्ट को देनी पड़ेगी। तो जब हम नॉन फिल्म कर रहे थे, हमारा कहना था कि हम सब नॉन फिल्म के अंदर बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उन सब के साथ गाने बना रहे थे। तो भाई हमने तो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसके साथ अपनी गाड़ी को जोड़ दिया और उसको राइड करने की कोशिश करें। हमने क्या किया, तो कॉल वाज टेकिंग कि हम आर्टिस्ट मैनेजमेंट में जाएंगे, पर हमारा मोटो बहुत क्लियर रहने वाला है, हम सिर्फ नए टैलेंट पे काम करेंगे। और नए टैलेंट पे जब काम करेंगे तो ये नहीं कि हम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम बिल्ड कर रहे हैं। तो ये तीनों टैलेंट जो आए हैं, जिनका मैंने नाम लिया, तीनों पे पिछले 1.5 से 2 साल तक एक भी गाना लॉन्च नहीं हुआ था। हम सिर्फ टैलेंट को ग्रूम करने पे खर्चे कर रहे थे अपने, चाहे वो गाते कैसे हैं, वो कंपोज कैसे करते हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, वो डांस कैसे करते हैं, उनका डिक्शन क्लियर है या नहीं है। सेइंग कि अगर टैलेंट को बड़ा करना है तो उसको ग्रूम करने हमारी ही जिम्मेदारी है, राइट। एंड उसके बाद उन लोगों को बाहर मार्केट में प्रेजेंट करेंगे। Our philosophy is there. We are not going to be doing management of larger talent. We are in the business of identifying raw people, building them up and doing massive investments on their content and then try to make bigger. वो चलेंगे तो हमारा भी कमर्शियल इंटरेस्ट है।
तो सर मैं एक्चुअली बहुत सारे आर्टिस्टों के बिहाफ पे आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि देर आर हंड्रेड्स ऑफ आर्टिस्ट और मे बी थाउजेंड्स ऑफ आर्टिस्ट हु वांट्स टू वर्क विद सारेगामा, और हर आदमी के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप तक पहुँच पाए। मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ, जब मैं लेबल्स से बात करता हूँ, तो पता चलता है कि हर लेबल फ्यूचर सुपरस्टार ढूंढ रहा है कि ऐसा आर्टिस्ट जिन पे वो अपने रिसोर्सेज, अपने एक्सपीरियंसेस लगा सकें, यूज़ कर सकें, अपनी माइंड यूज़ कर सकें, और उस आर्टिस्ट को और कंटेंट को बड़ा बना सके और इवेंचुअली उनको फ़ायदा हो। सेम आर्टिस्ट भी ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो उनके गानों में बिलीव करते हो और जो उनके टैलेंट में बिलीव करते हो और उन पे अपने रिसोर्सेज यूज़ करें ताकि वो भी आगे बढ़े। बट कभी कभी ये कम्युनिकेशन नहीं होता है कि एक लेबल आर्टिस्ट में ढूंढ क्या रहा है। तो अगर सारेगामा आपने 3 आर्टिस्ट ये किए, अगर आप ये बता सकें कि आपने इन तीनों आर्टिस्ट को क्यों चूज़ किया, और फ्यूचर में जब सारेगामा किसी भी आर्टिस्ट से डील करेगा तो किस बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि यार दिस इज द आर्टिस्ट आई वांट टू इन्वेस्ट ऑन सो दैट इट्स इजियर फॉर मी टू अप्रोच यू। देखिए ये कुछ लोगों के लिए आसान होता है पहुंच पाना, बट हम अपना जो वेब और नेट है वाइडर थ्रो कर रहे हैं। कल हम एक आर्टिस्ट को लॉन्च कर रहे हैं, इनका नाम प्रगति है, पिंजौर की लड़की है। किसी को बॉम्बे में नहीं जानती थी वो, ना हमारा कोई कनेक्शन था उससे। प्रॉपर टैलेंट हंट पंजाब में होल्ड किया गया था, पंजाब में, यूपी में और दिल्ली के अंदर, उसमें से वो लड़की निकल कर आई है। एट दिस जंक्चर एज आई टॉक टू यू, भोजपुरी का टैलेंट हंट ऑन है। 50,000 से ऊपर एंट्रीज आ चुकी हैं हमारे पास बैठे हुए, उसकी शॉर्टलिस्टिंग चल रही है, फिर उसमें से टैलेंट निकल कर आएगा। तो मेरा ये मानना बहुत स्ट्रांगली है कि टैलेंट ने कहीं लिखा नहीं हुआ है कि वो बॉम्बे और दिल्ली से निकल कर आने वाला है और हमारे नोन में निकल कर आने वाला है। पर उतना ही वो भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा नोन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं है। आपको मौका सब जगह देना पड़ेगा। हम कॉर्पोरेट्स हैं, इन दी एंड हमें एक ही चीज में इंटरेस्ट है कि जिस टैलेंट को हमने आइडेंटिफाई किया, उस पर खर्चा किया, वो बड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि नहीं हुआ तो हमारा पूरा पैसा डूबने वाला है। हमें अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना होता है। तो हम तो बेस्ट पॉसिबल टैलेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जो तीनों हैं, इनके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर हम ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ एक आवाज नहीं है। हमें परफॉर्मर चाहिए। हमको पिक्चरों में गाना गाने वाला बहुत बढ़िया आवाज नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी आवाज अवेलेबल हैं और उसके लिए हम अलग काम करते हैं। उनको हम ग्रूम करने की कोशिश नहीं करते। हमको हमारे देश से निकलता हुआ टेलर स्विफ्ट या जस्टिन बीबर चाहिए। इस देश की आबादी 1.4 बिलियन बैठे हुआ है। ऐसा कैसे है कि हमारे यहाँ नॉन फिल्म के अंदर, अगर मैं बोलूं, जिसने जो पिक्चर में गाना ही नहीं गाता हो, ऐसे बड़े टैलेंट हाथ गिने चुने बैठे हुए हैं। हमें कई सारे और दिलजीत चाहिए और बादशाह चाहिए, जो कि नॉन फिल्म के अंदर अपना बहुत बड़ा नाम बना के आ सकें। हमारी तलाश उनके लिए है। ये वो लोग होने चाहिए जिनकी आवाज़ में भी दम होना चाहिए। जब वो स्टेज पे जाएं तो लोग पागल हो जाएं, उन्हें डांस करना भी आना चाहिए, उनमें उनका अपना स्टाइल भी होना चाहिए। That's what we are looking for. So you are looking at a complete package। जो सिंगर तो हुई जी, अगर सॉन्ग राइटर हो तो और भी अच्छा है। बहुत बढ़िया है, पर ये दोनों रिक्वायरमेंट इनफ नहीं है मेरे लिए। उनका परफॉर्मर होना बहुत जरूरी है। हम सिंगर बिल्ड नहीं कर रहे हैं, हम परफॉर्मर बिल्ड कर रहे हैं। हमें वही बंदा चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक यंग बच्चा है माही, जिसको भी लॉन्च किया। वो 17 साल की उम्र में आकर मेरे ऑफिस में मुझसे अकेले मिलने की हिम्मत करी उसने। पहले तो ऑफर बहुत क्लियर था कि मुझे ना किसी और की आवाज़ नहीं बनना, मुझे किसी स्टार के पीछे अपनी आवाज़ नहीं डालनी। इससे मुझे पता है इसमें बहुत पैसा है, बहुत ग्लैमर है, मुझे करना ही नहीं है। मैं जब अपनी आवाज़ दूंगा तो मुझे अपनी शक्ल चाहिए, मुझे अपनी शक्ल स्टेज पे चाहिए। इतनी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग अगर किसी बच्चे के पास हो और उसके पास अगर हुनर भी हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। और अगर मान लो मैं ये पॉडकास्ट देख रहा हूँ, मैं वो आर्टिस्ट हूँ या मैं वो बच्चा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप एग्जैक्टली जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। मैं कैसे आप तक पहुँचूँ जिससे कि ऑब्वियसली मैं डिस्टर्ब भी ना करूँ और मैं अपना टैलेंट आप तक पहुंचा पाऊँ, और किस फॉर्म में पहुंचाऊँ? देखिए, एक और हम लोगों ने सोच शुरू करा है जो बड़ा इफेक्टिव हो रहा है हमारे लिए, कि हम पूरे देश में लोगों के साथ कैंपेन चला रहे हैं इस समय कि सारेगामा के किसी भी पुराने गाने को अगर आप रिक्रिएट करके हमें भेज सके, हम ये गारंटी देते हैं कि उसको हम लॉन्च करेंगे। वो सब सारेगामा के चैनल पे लॉन्च होता है, उस पर हम रॉयल्टी भी पे करते हैं उनको।
हमें क्या मौका मिल जाता है इससे कि जब इस हमारे पास बना बनाया किसी का ऑडियो या वीडियो मिल जाता है, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम बहुत जल्दी फिल्टर कर पाते हैं कि कौन काम कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। हम में से किसी के लिए भी, मतलब कंपनी के लिए 1.4 बिलियन लोगों से मिलना तो पॉसिबल है नहीं। True. हमारी पूरी लाइफ टाइम में हम नहीं कर पाएंगे, हमसे 10 गुना बड़ी कंपनी भी नहीं कर सकती है। तो ये प्रॉब्लम रहती है हमेशा कि किसी के पास रियल हुनर है, वो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि हम आपस में कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। बेस्ट तरीका यही है, आप किसी भी सारे कामा के गाने का रिक्रिएशन बना के भेज दीजिए। हम उसमें फिर पूछते नहीं है कि रिक्रिएशन अच्छा है या बुरा है, हम सब कुछ लॉन्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर, और उसकी परफॉर्मेंस में जो चीजें ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं वो हमारी शॉर्टलिस्ट में आ जाती हैं। Then we reach out ऐसे to कोई them. स्पेसिफिक ईमेल आईडी है या कोई? आई थिंक content@saregama.com है, पर मैं तो हम कंफर्म कर और तो वहां पे अगर तो अलग अलग तरीके हैं, जैसे कुछ आर्टिस्ट हैं जो शायद कवर करना चाहते हैं, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, क्या वो आपको अपना ओरिजिनल गाना भी भेज सकते हैं? हाँ, वो भेज सकते हैं। अब द फास्टेस्ट वे, मैं आपको देखिए, मैं ओरिजिनल बहुत पसंद करते हैं, बट ओरिजिनल के अंदर फिर हमारा पूरी चेकिंग होती है कि कॉपीराइट ठीक है या नहीं है। अब हमें कैसे पता ओरिजिनल गाने में आपने जो गाना लिया वो किसी और का कॉपी तो नहीं है, तो उसके लिए लीगल वर्क प्रॉपर शुरू हो जाता है। तो हम ये मना नहीं कर रहा हूँ, हम ये करते हैं, पर वो प्रोसेस लंबा है। फास्टेस्ट वे टू गेट योरसेल्फ आइडेंटिफाइड इस कोई भी बड़ा गाना हसरत जयपुरी का लिखा हुआ हो, शैलेंद्र जी का लिखा हो, जावेद साहब का लिखा हो, प्लीज रिकॉर्ड करके हमारे पास भेज दो, क्योंकि उसमें वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है। जो भी आप भेजोगे एज लॉन्ग एज वो हमारे गाने का रिक्रिएशन हम उसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने पर उसकी परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाती है इमीडिएटली। तो उसमें डिबेट नहीं रह जाती है कि किसी ने गाना सुना और उसको पसंद आया या नहीं पसंद और उसमें कुछ शेयर उनको भी मिलता है? उसमें तो शेयर उनको भी मिलता है। वेरी गुड, दैट्स अ ब्रीदर। कि बहुत बार ये कंप्लेन आती थी आर्टिस्टों की, सारेगामा टेक डाउन बहुत करता है जी, जब भी हम कंटेंट डालते हैं जी। इज दैट स्टिल कंटिन्यू, इज दैट द पॉलिसी देखिए, चेंज? एट द एंड ऑफ द डे पॉलिसी बहुत सिंपल चीज है। जब कोई म्यूजिक लेबल किसी गाने पर पैसा डाल रहा है, वो आजकल खर्चे 2 से 4 से 5 करोड़ भी होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आप टॉप के टैलेंट के साथ काम करना शुरू करते हो, उसके बाद बहुत सारी मार्केटिंग होती है उसके पीछे। उतना खर्चा करने के बाद उस कंटेंट का प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। कोई जना उस कंटेंट के साथ या तो अब्यूज किया हुआ है, जो उस गाने को इस तरह से ट्रीट किया हुआ है जो हम नहीं ट्रीट करवाना चाहते हैं, या उसकी कवर किए हुए हमसे बिना परमिशन लिए हुए, वो राइट हम अपने पास रखते हैं। तो आर वी ब्रिंगिंग डाउन एवरीथिंग? नहीं। यूट्यूब के अंदर आप देखिए तो लाखों नहीं, मैं बोलूंगा एट द जंक्शन करोड़ों गाने पर कि रिक्रिएशन सारेगामा के चल रहे हैं वहां बैठे हुए, और हम उसको पूरी तरह से अलाउ करते हैं। पर केस टू केस बेसिस पे ये राइट हम अपने पास रखते हैं कि कोई जना हमारी परमिशन के बिना अगर कोई कॉपीराइट यूज कर रहा है और हमें वो ठीक नहीं लग रहा, तो हम उसे पुल डाउन करेंगे। तो मतलब टू मेक इट सिंपल, कि अगर मान लीजिए किसी ने कवर वर्जन बनाया, हमें भेज दीजिए ना, तो फिर सब कुछ ऑफिशियल हो जाता है। और अगर आपको नहीं भी भेजे, तो जब तक आप कुछ ऑब्सीन या कुछ गलत नहीं कर रहे हो कंटेंट के साथ, हम पुल डाउन नहीं करते। आप पुल डाउन नहीं करते। और मोनेटाइजेशन तो आप करते हो ऐसे भी, अगर मान लो कोई मोनेटाइज कर रहा है तो वो कर ही नहीं सकता, बिकॉज दैट्स नॉट अ कॉपीराइट विच दे ओन। करेक्ट? हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सी, हमारा यूट्यूब के अंदर जो बाकी लोग कंटेंट बना के रिक्रिएशन करते हैं, उससे पैसा ज्यादा बनता है और ऑफिशियल चैनल से कम बनता है। तो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि कितना सारा यूजर जनरेटेड कंटेंट मार्केट में हम अलाउ कर रहे हैं, जो रखा हुआ है। आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर अ थ्राइविंग म्यूजिक कम्युनिटी टू बी बिल्ट, बट ऑन अ केस टू केस बेसिस, wherever whatever the reasons may be, we retain the right to pull it down if we believe it's not in sync with the corporate philosophy of ours. तो सर, आर्टिस्ट तो एक कैटेगरी हुई जो आप कंटेंट का काम करते हो, जिससे एसोसिएट होते हैं, जो आपके साथ आना, उस पर हमने बात की। बट आप अभी काफ़ी सारे काम कर रहे हो, तो आपके हिसाब से सारेगामा में किन किन लोगों के लिए किस किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है? तो जो भी पॉडकास्ट देख या सुन रहे हैं, उनमें से अगर वो रेलेवेंट लोग हैं जो अपना करियर सारेगामा में बना सके किसी भी तरीके से, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपकी? क्रिएटिव की दुनिया में आप कुछ भी करना चाहें, आपके पास अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है। हम गाने बना रहे हैं, हम 1 मिनट से शॉर्ट के फॉर्मेट के कंटेंट बना रहे हैं। अगर इस समय हिंदुस्तान के अंदर यंगर कम्युनिटी को उठा लूँ, उनका जो सबसे पॉपुलर इंस्टाग्राम चैनल है फिल्टर कॉपी, वो सारेगामा की कंपनी पॉकेट एसेस का पार्ट पड़ा हुआ है। तो हम उस शॉर्ट फॉर्मेट का बहुत सारा कंटेंट कर रहे हैं। हम टीवी सीरीज बना रहे हैं, हम वेब सीरीज बना रहे हैं, हम पिक्चरें बना रहे हैं, हम लाइव आर्टिस्ट का काम करते चले जा रहे हैं, हम पॉडकास्ट के अंदर घुस रहे हैं, और हम टैलेंट मैनेजमेंट नहीं जी, आपसे कम्पीट कौन कर सकता है, ठीक है। बट हम तो क्रिएटिव के एरिया के अंदर, इफ यू आर देयर एंड आपके अंदर बेसिक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, अगर आप मेरे पास आते हैं कहने के लिए मुझे बस यही करना और कुछ नहीं करना है, तो आई डोंट थिंक मेरी कंपनी इज द राइट कंपनी फॉर इट। देयर आर अदर बेटर कंपनीज देन मी माइंड। अगर आपकी थिंकिंग ये है कि मुझे क्रिएटिव में है, मेरा रुझान इस तरफ है,
but I'm open to doing multiple things. I think Saregama is a good place to join. और स्पेसिफिक किस किस तरीके के लोग आपको चाहिए? अगर कोई स्पेसिफिक है कि यार जैसे लेट्स अज्यूम कि A&R इज वन स्किल और म्यूजिक मार्केटिंग, मैं आपको सर लेट मी यूज दिस फोरम टू गो बैक एंड टेल यू, मेरी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग अगर आप मुझे पूछे इस समय सारेगामा के अंदर म्यूजिक साइड पे आपकी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग क्या है? मुझे अच्छे लिरिसिस्ट नहीं मिल रहे। हम सब जो टॉप के हमारे लिरिसिस्ट हैं 20, 25, 30 उन सबको जानते हैं, बट इंडिया हैज गॉट बिगर टैलेंट देन दैट। मुझे क्यों नहीं कोई कानपुर से, लखनऊ से, अजमेर से, उज्जैन से अब टैलेंट मिल रहा है जो कि लिख सकता हो अच्छा। सिंगर के लोग बनना चाहते हैं, हमें जरूरत है लिरिसिस्ट की आज की तारीख के अंदर, क्योंकि अगर साहिल लुधियानी ने वो लिखा नहीं होता तो क्या कंपोजिशन होता है और क्या सिंगिंग होती है। आई थिंक लिरिसिस्ट की वैल्यू को थोड़ा हमारे ओवरऑल म्यूजिक कल्चर में थोड़ा अंडरमाइन किया जाता है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तवज्जो उनको मिलना चाहिए। और मैं ये ओपनली यहाँ बोल रहा हूँ कि एनीबडी उनको जिसको लगता है कि वो अच्छा लिख सकते हैं, प्लीज दे आर मोर देन वेलकम। सिमिलरली मैं अपने फिल्म वाले धंधे के अंदर भी सेम बात बोलना शुरू करता हूँ। जो रियल स्टोरीज निकल कर आती हैं वो सारी स्टोरीज जो है जो हार्टलैंड से आती हैं। अब बॉम्बे, दिल्ली की स्टोरीज देख के ऑडियंस भी पक चुकी है और हम भी पक चुके हैं। हमें चाहिए देश के हार्टलैंड की स्टोरीज। इफ पीपल जिनके पास कहानियां हैं, और कहानियां प्लॉट ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कहानी लिखने का हुनर है उनके पास। Correct. वो स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टोरी को स्क्रीन प्ले पे कर सकते हैं। प्लीज दे आर ऑल्सो रियली वेलकम एट आवर ऑर्गेनाइजेशन। बट हाउ डू दे रीच आउट? बिकॉज क्या है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, लिरिसिस्ट बहुत सारे हैं। मतलब आई हैव कम अक्रॉस मोर देन 100 ऑफ देम इन माई लाइफ टाइम हु रीचेस। बट वो किस तरीके से अप्रोच करें ताकि आपको ये समझ में आए या आपकी टीम को समझ में आए कि ये लिरिक्स अच्छा है और हमको इसकी ज़रूरत। बिकॉज गाने तो कॉम्पोजिशन बना के आदमी भेज देता है, लिरिक्स में तो आपको कविता लिख के भेजेगा या अपनी राइटिंग लिख के भेजेगा। और राइटिंग लिख के भेज के समझना भी एक हुनर है कि यार ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। मतलब हाउ शुड दे अप्रोच इट? नहीं देखिए, वो एज अ प्रोगेटिव ऑलवेज हमारे पास पड़ा हुआ है कि हमें समझ में आया या वो समझ में नहीं आया। वो तो फिर हमारी हुनर तब डिपेंड करता है कि हमें आर्टिस्ट को परखने की भी अकल है या नहीं है। आप उतना मान के चलिए, अगर नहीं है तो हमें इस लायक ही नहीं है कि कोई हम अपनी कविता भेजे। पर अगर वो हम मान के चलते हैं कि हमें इतनी थोड़ी बहुत अकल है कि हम समझ सकें क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो content@saregama.com इज अ प्लेस जिसकी हर मेल रिस्पॉन्ड होती है। क्योंकि इसकी एक एक मेल का जब जवाब जाता है, एक एक मेल पे मैं कॉपीड हूँ, मैं बीसीसी पे ही हूँ, पर मुझे पर हर मेल इस समय भी पड़ी होगी जिसका जवाब रहेगा और मैं उसको चेक करता रहता हूँ। सर आप अंडर एस्टिमेट मत करना, आपको बहुत सारे लिरिसिस्ट के मेल आएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं श्योर कर रहा हूँ आपको। सिंगर्स नहीं, कंपोजर नहीं, वो तो मोर देन वेलकम है। मुझे जो रियल नीड है अक्रॉस लैंग्वेजेस, मुझे हिंदी अकेला नहीं चाहिए, मुझे हिंदी भी चाहिए, पंजाबी चाहिए, गुजराती चाहिए, भोजपुरी चाहिए, तेलुगु चाहिए, तमिल चाहिए, मलयालम चाहिए, कन्नड़ा चाहिए, मुझे उड़िया भी चाहिए। अब राइट, अगर कोई अच्छा लिख रहा है, हरियाणवी चाहिए, राइट, अच्छा लिख रहा है, जिनको लग रहा है कि उनकी लिखावट में कुछ दम है। आप जो बाकी लोग कर रहे हैं उसकी कॉपी करके भेज रहे हैं तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं आ रही है। पर अगर आप अच्छा लिख रहे हैं जो कि आज की यंगर ऑडियंस को पसंद आएगा, प्लीज भेजिए। सर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मेरी, क्योंकि मैं ऑनेस्टली हर हफ्ते ऑन एन एवरेज कम से कम 1 या 2 आर्टिस्टों से मिलता हूं। आप प्लीज उन सबको और हर आदमी मुझे ईमेल आईडी दे दीजिए। हर आदमी मुझे एक ही बात बोलता है कि यार कोई म्यूजिक लेवल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हम कैसे पहुंचे। और अगर आप इतने इच्छुक हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिरिसिस्ट को तो मैं शाश्वत प्रणाम करते हुए वेलकम करता हूँ अपनी कंपनी के अंदर। मेरी सबसे बड़ी अपील आज की तारीख में, मैं ओपन बोल रहा हूँ, अगर मुझे कोई फीमेल लिरिसिस्ट मिले इस समय जो कि 12 से 20 साल के बच्चों के लिए के गाने, बच्चों तो नहीं बुलाऊंगे, लड़कियों के लिए गाने जो करते हैं, तो इनकी उम्र भी 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, सो दैट ये रिलेट कर सके, मुझे गाने लिखने हैं उस बारे में। दे आर मोर देन वेलकम टू प्लीज रीच आउट। सर ऐसे मत कीजिए, कोई लड़का भी ऐसा हो सकता है जो नहीं, ये वो बिल्कुल सब भेजेंगे। नहीं, वो नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे फीमेल पर्सपेक्टिव को फीमेल से ही चाहिए। ओके, फेयर एनफ। बाकी सबको मतलब मोर देन वेलकम टू राइट, पर ये मेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इस समय। आप काफ़ी सारे हैट्स पहनते हैं। सारेगामा इंडिया लिमिटेड के एमडी तो आप है ही, इसके अलावा आप चेयरमैन हैं IMI के 2018 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और IMI इज द एपेक्स बॉडी फॉर ऑल रिप्रेजेंटिंग ऑल द म्यूजिक लेबल्स इन द कंट्री। तो म्यूजिक इंडस्ट्री एज अ होल की क्या मुद्दे हैं आज के दिन? व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच द म्यूजिक इंडस्ट्री? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज हम सबके बीच में था कि आपस में ही काफी कुछ
अनबन चल रही थी, लेबल्स एक तरफ, राइटर्स एंड कंपोजर्स एक तरफ, सिंगर्स एक तरफ. व्हाट आई एम वेरी हैप्पी विद दैट विद द ब्लेसिंग ऑफ जावेद अख्तर साहब ऑन वन साइड एंड अनूप जलोटा जी ऑन द अदर साइड, ये मुद्दे रिजॉल्व हो गए हैं अब सारे. हम लेबल्स और राइटर कंपोजर सब IPRS में बैठते हैं टुगेदर, और उनके क्योंकि सब साथ में आ गए हैं, तो जो राकेश निगमन जो उसके CEO हैं, वो उसके धंधे को 3-4 गुना बढ़ा चुके हैं इस समय, क्योंकि आपस की लड़ाइयां खत्म कर चुके हैं. हम सबने समझ लिया है मिलके काम करके ही काम हो सकता है. सिमिलरली सिंगर्स के साथ जो पहले इसरा हुआ करता था, वहां पे भी अब सारे अनबन खत्म हो चुके हैं. हम सब मिलके साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला, हम आर्टिस्ट की वजह से हैं, और आर्टिस्ट को बड़ा होने के लिए लेबल की जरूरत पड़ जाती है. तो हम अलग अलग नहीं रह सकते, हमें काम तो साथ ही करना पड़ेगा. आई थिंक ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारा काफी हद तक रिजॉल्व हो चुका है अभी. दूसरा, पायरेसी. देखिए, हमें लगता है पायरेसी खत्म हो गई, पर पायरेसी खत्म बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता से हुई है. अगर आप आज भी छोटे शहरों के अंदर जाएंगे, पायरेसी आज भी वहां बहुत रैम्पेंट है, और ये पायरेसी हमें खत्म करनी पड़ेगी, और इस पे सरकार बहुत हेल्प कर रही है, बोथ एट द स्टेट लेवल एज वेल एज द सेंट्रल लेवल, एंड वहां कांस्टेंट काम चलता रहता है. तीसरा मुद्दा, ये मेरे दिल के बहुत क्लोज है, और ये मैं जिस पे हम सबको काम करना है, अगर इंडस्ट्री को बड़ा होना है तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की इकोनॉमी टेक ऑफ करनी पड़ेगी. आज की तारीख में पैसा आर्टिस्ट को तभी मिलेगा जब लेबल पैसा बनाएगा. लेबल पैसा कहां से बनाता है आज की तारीख के अंदर? लेबल आज कैसेट नहीं बेच पाता, CD नहीं बेच पाता. लेबल को पैसा मिलता है अगर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पैसा बनाते हैं. तो जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑडियो के या वीडियो के, उनका पैसा बनाना जरूरी है. वो पैसा बनाएंगे तो लेबल बनाएगा, लेबल पैसा बनाएगा तो आर्टिस्ट बनाएगा, आर्टिस्ट पैसा बनाएगा तो और अच्छा कंटेंट लिखेगा, तो सब पैसा बनाएंगे. हमारा अनफॉर्चुनेटली फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स हमारी ये जो इकोनॉमी टेक ऑफ करी स्ट्रीमिंग की, ये सिर्फ फ्री पे चल रही है. अगर हम दुनिया के किसी भी हिस्से में देख लीजिए, हर जगह आई थिंक कंबाइंड नंबर आज की तारीख में 700 मिलियन लोग दुनिया भर के अंदर किसी ना किसी म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन के लिए महीने का पेमेंट करते हैं. इंडिया में भी ये मूव अप शुरू हो चुका है. गाना पे के पीछे चला गया है, हंगामा पे के पीछे चला गया है. हमारा ये मान के चलना है कि बहुत जल्दी जो 3 लोग बड़े प्लेटफॉर्म बचे हुए हैं, उनको भी पे के पीछे चले जाना चाहिए. एडवांटेज उससे, और कंज्यूमर, हिंदुस्तानी कंज्यूमर ये नहीं कह रहा है कि वो पेमेंट नहीं करेगा. हिंदुस्तानी कंज्यूमर वीडियो OTT के लिए पे करता है, हिंदुस्तानी कंज्यूमर DTH और डिजिटल केबल के लिए पे करता है. तो ये मान के करना कि इंडियन कस्टमर थोड़ा कंजूस है और पैसा नहीं करता, आई थिंक निहायत ही जो निकम्मे मार्केटिंग वाले लोग होते हैं उनकी बिहेवियर है. लेजी मार्केटिंग पीपल. आपको कस्टमर को कन्विंस करना है कि इसके अंदर वैल्यू है, और हिंदुस्तानी कस्टमर बहुत स्मार्ट है, उसको वैल्यू दिखती है, वो पैसा देने को तैयार होगा. अब आप पैसा बोलिए कि मुझे महीने के 500 रुपए दे दीजिए गाना सुनने के लिए, सॉरी, कोई नहीं देने वाला है. आपको सही पैसा सही तरह से पैकेज करके प्रोडक्ट दीजिए, तो कस्टमर पे करने को तैयार है. क्वालिटी दीजिए, उसके बाद उसको वो पैसा बनाएंगे तो हम पैसा बनाएंगे, हम पैसा बनाएंगे तो आर्टिस्ट पैसा बनाएगा. तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री सस्टेनेबल हो सकती है. अदरवाइज आप ये सोचिए कि प्लेटफॉर्म पैसा नहीं बना रहे हैं, वो कब तक हमें पे करते रहेंगे, और अगर हम पे इतना बर्डन है तो हम आर्टिस्ट को कब तक पे करते रहेंगे. ये सस्टेनेबल नहीं है. तो सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी का टेकिंग ऑफ बहुत ही क्रूशियल है म्यूजिक इंडस्ट्री की हेल्थ के लिए. तो सर, कुछ नंबर्स बता सकते हैं ओवरऑल 2023 के कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, पब्लिशिंग का बिजनेस कितना है? जो भी नंबर्स मैं आपसे बोलूंगा, आप IMI से ही लीजिए जो वो रिलीज करते हैं. नंबर्स मैं नहीं कमेंट करना चाहूंगा. इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 14 से 15% पे, पर अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं किसी भी डेवलप्ड, तो छोड़ दीजिए, डेवलपिंग ब्राजील से भी कंपेयर कीजिए तो हम कहीं नहीं है. म्यूजिक कंजम्पशन हमारे देश का ऑन अ पर कैपिटा बहुत हाई है, और वो म्यूजिक का कंजम्पशन पैसे में नहीं कन्वर्ट हो रहा, और उसको कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा जरिया दुनिया का हर हिस्से में चीज प्रूव हो चुकी है, सब्सक्रिप्शन है. हम फ्री देखकर और उम्मीद करके कि उसमें एडवर्टाइजिंग आ जाएगी, उससे ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे म्यूजिक के ऊपर. ऑडियो पार्ट पे एडवर्टाइजिंग थोड़ी कम आती है, वीडियो पे ज्यादा आती है. तो वीडियो पार्ट पे तो पैसा बना लेंगे, ऑडियो पार्ट के ऊपर पैसा बनाने का तरीका सब्सक्रिप्शन ही है, और कस्टमर पे करने को तैयार है. हम सबको ये तय करना पड़ेगा मिलकर कि भाई हम पे इकोनॉमी के पीछे जाएंगे. सारेगामा ये बहुत पहले अनाउंस कर चुका है, मैं यहाँ पे भी अनाउंस करना चाहता हूँ कि कोई भी प्लेटफॉर्म अगर ये हमको बोल दे कल से कि भाई हमको हम फ्री नहीं देंगे, हम अब पे के पीछे ही जाएंगे. कस्टमर को फ्री ट्रायल मिलना चाहिए 1 महीने का, 2 महीने का, वो समझ में आता है, बट फ्री में सामान नहीं बांट रहे हैं.
तो हम अपना मॉडल हम टिपिकली जब किसी को देते हैं तो हम या तो एक अपफ्रंट जिसे कहते हैं मिनिमम Guarantee, गारंटी MG। वो लेते हैं। हम पब्लिकली अनाउंस कर चुके हैं कि हम मिनिमम गारंटी वेव ऑफ कर देंगे। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म पे के पीछे चला जाए 100%, हम उनसे बोलेंगे अगर आप पैसा बनाओगे, अगर आप 2 पैसा बनाओगे तो उसका 2 पैसे का हिस्सा हमें चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम भी अपना हाथ बढ़ाने को तैयार हैं कि सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म की हिम्मत हो इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की कि वो पे के पीछे चले जाए। फ्यूचर ब्राइट है, आप चिंता मत कीजिए। इस देश के अंदर दुनिया के हर हिस्से में लोग म्यूजिक सुनते हैं, हमारे देश में भी बहुत सुनते हैं। एज मेरे गुरु जावेद जी बोलते रहते हैं, हमारे देश में लोग सुनते ही नहीं है, गाते भी हैं। हमारे यहाँ तो जहाँ गाना शुरू होता है 4 मेरे जैसे बेसुरे लोग साथ में गाना भी शुरू कर देते हैं। क्रेजीनेस है देश में म्यूजिक को लेकर। तो पैसा तो बनेगा इन दी एंड, कस्टमर खुशी खुशी पे भी करेगा, रोज अच्छी क्वालिटी मिल रही है। और अगर वो पैसा बनाएंगे, पैसा देंगे तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, वो बनाएंगे तो हम बनाएंगे, हम बनाएंगे तो आर्टिस्ट बनाएगा। सो 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला तो ये कि हमारी नंबर्स हम अप्रॉक्सीमेटली $500 million भी नहीं है, उससे कम है नंबर्स। तो आपके हिसाब से कितना ग्रोथ पोटेंशियल है हमारी मार्केट में आने वाले 2-4 साल 5 सालों में? क्या ये नंबर ड्रास्टिकली इंप्रूव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा। देखिए ये सबसे बड़े ट्रिगर यही है, सब्सक्रिप्शन टेकिंग ऑफ और पायरेसी फर्दर कमिंग डाउन, और हो रही है दोनों चीज़ें। ये मैं आपसे पाइप ड्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बोलूँ कि वर्ल्ड पीस हो जाएगी कल को बैठे हुए, वैसी बातें नहीं है ये मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट नहीं है कि मैं बड़ी ग्लोबल आपसे बातें कर लूँ। मैं प्रैक्टिकल आपसे बातें कर रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन इकॉनमी एक्चुअली टेक ऑफ हो रही है और सारे प्लेटफॉर्म्स 8 में से 5 ऑलरेडी पे के पीछे गए हुए हैं, बाकी तीनों भी बड़ी ईगरली देख रहे हैं कि कैसे पे के पीछे जाए। Spotify, Wing, JioSaavn, 3 ही है, राइट। एंड दूसरा, पायरेसी एक्टिवली कम होती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि है अभी भी बहुत, बट कस्टमर को भी जो समझ में आता है कि यार बिना मच करे हुए अगर मुझे लीगल तरीके से सही प्राइस पे कंटेंट मिल रहा है तो मैं क्यों फिर कहीं से पायरेटेड कंटेंट लाऊं, किसी पान वाली दुकान पे जाके बोलूं कि मेरे फोन के ऊपर कुछ गाने डाउनलोड कर दो। क्यों? अगर मुझे 1930 के गाने से लेकर 2024 के सारे गाने एक बटन प्रेस करने पे मिल जाएंगे तो मैं क्यों पायरेटेड पे जाऊं? दोनों चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको प्रोजेक्ट करना है तो हम फ्यूचर को लेके काफ़ी बुलिश हो सकते हैं। तो सर एक अपील मैं करना चाहता हूँ लोगों को इसके लिए, क्योंकि मैं ना फॉर्चुनेटली हर सबसे जुड़ा हुआ हूँ, आर्टिस्टों से भी जुड़ा हूँ, कंज्यूमर से भी जुड़ा हूँ और म्यूज़िक इकोसिस्टम के सारे लोगों से जुड़ा हूँ। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारे म्यूज़िक इकोसिस्टम में ये है कि एक तो जो फैंस हैं उनको शायद ये एजुकेशन भी नहीं है, उनको अवेयरनेस भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक फ़ैन हूँ, मैं चाय का कप पीता हूँ कहीं पे भी 50 रुपये का या 100 रुपये का कॉफ़ी पीता हूँ, लेकिन मैं एक म्यूज़िक सर्विस को 50 रुपये 100 रुपये महीना देने में अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ बिकॉज ऑफ माई हैबिट एंड बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। कि आदत नहीं, एक तो 50 रुपये 100 रुपये महीना देने की वो धीरे धीरे आदत पड़ेगी। और दूसरी बात, आर्टिस्ट भी अवेयर नहीं है, क्योंकि होता ये जो आप बता रहे हो कि अगर कंज्यूमर पैसा दे स्ट्रीमिंग कंपनी को तो वो इवेंचुअली पैसा जाएगा कंटेंट के ओनर्स को। कहीं पे कंटेंट के ओनर आप जैसे बड़े लेबल्स हैं, कहीं छोटे लेबल्स हैं, कहीं आर्टिस्ट खुद हैं। उसके बाद पैसा जाएगा अलग अलग सोसाइटीज़ को, IPRS को पैसा जाएगा। जब परफॉर्मेंसेज होंगे और लोग सही तरीके से लाइसेंसेज लें तो लाइसेंसेज अगर लेंगे तो वो PPL के पास पैसा जाएगा, इवेंचुअली वो भी लेबल्स के पास पैसा जाएगा। PPL का 25% जो भी पैसा होता है वो सिंगर्स के पास जाएगा, वो सिंगर्स और म्यूजिशियंस के पास भी पैसा जाएगा। और अल्टीमेटली पूरे इकोसिस्टम को फायदा तभी होगा जब पेमेंट आनी शुरू हुई, फ्री में कंजम्पशन थोड़ा कम हो। लेकिन अभी भी ये जो इकोसिस्टम में सारे जुड़े हुए लोग हैं, अगर ये सारे जुड़े हुए लोग इस कैंपेन को इनिशिएट करें, जिसमें लेबल्स भी हो जो मास्टर ओन करते हैं, जिसमें पब्लिशर्स भी हो, जिसमें सारी सोसाइटीज़ भी हो, सारे ट्रेड बॉडीज़ भी हो, सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी हो और साथ में सारे आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो। क्योंकि इवेंचुअली अगर ये सारे मिलके इस चीज़ को एजुकेट और अवेयर करना शुरू करें तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश की ऐसी बहुत सारी जनता है जो अफोर्ड नहीं कर सकती है, दैट्स फेयर, बट मिलियंस ऑफ पीपल है जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं आपको इसमें अपना 2 बातें ऐड करता हूँ। 2 चीज़ें होती हैं, एबिलिटी टू पे एंड इंटेंट टू पे। करेक्ट। एबिलिटी टू पे करते हुए अगर हम देखें तो आज की देश की तारीख में 125 मिलियन लोग DTH या डिजिटल केबल के लिए पे कर रहे हैं। दैट टेल्स यू इतने में एबिलिटी टू पे तो है बैठे हुए, कि उनको जरूरत नहीं है उसको लिए पे करने के लिए। अगर मैं वीडियो OTT के नंबर्स उठाना शुरू करूँ, जितने भी एप्लीकेशन है, 80 से 100 मिलियन लोग उसके लिए पे कर रहे हैं।
तो 100 मिलियन का नंबर के अंदर एबिलिटी टू पे पे सवाल नहीं उठाया जाता, इंटेंट टू पे पे आते हैं अभी कि भाई मैं क्यों पे करूं अगर मुझे हर चीज फ्री में मिल रही है। आप एक बहुत बड़ी चीज कभी भूलिएगा मत, हमारे हिंदुस्तानी कल्चर के जो दोनों बड़े रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म एंड इस्लाम, दोनों में हमें बचपन से चीज सिखाई जाती है कि इंडल्जेंस, फालतू में चीजें करना इज बैड, उतना ही कीजिए जितने की आपको जरूरत हो। ये बहुत अच्छी चीज हमसे बचपन में डाली जाती है। तो हम कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें इस समय, मैं आज भी आपसे बोल सकता हूँ ठीक ठाक कमा लेता हूँ, कि मुझसे आप बोलिए कि किसी चीज पे अननेसेसरी खर्चा कर दो, मेरा माइंड अलाउ नहीं करता मेरे को। तो इट्स इंडल्जेंस इज बैड की वजह से क्या होता है, अगर मुझे कोई चीज हर जना फ्री में दे रहा है और वो इक्वली अच्छी है, तो मैं पे क्यों जाऊं, कितना भी किसी का भला क्यों ना हो रहा हूं। भाई मेरे को अपने दिमाग को रैशनलाइज करना है ना, हमें जस्टिफिकेशन चाहिए। ये फ्री जो चीज होती है इसको बंद करना पड़ेगा ना। द क्वेश्चन है लोग पे करेंगे या नहीं पे करेंगे। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो तारसेन बताता हूँ, मैं कई गेमिंग कंपनी वाले लोगों के साथ बहुत डील करता रहता हूँ। 4-5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है उन लोगों में जो 25 से 35 और 40 की उम्र के बीच के हैं। ये टिपिकल वो एज ग्रुप है जहां पे आपके बच्चे 5 से 15 साल की एज के बीच के अंदर घूमने शुरू होते हैं। वो सब जब हम छोटे थे, जब हम 10 साल के थे, जब मम्मी से, जब पापा से जाके कुछ मांगते थे, राइट, तो यही होता था कि वो किसी को बाहर लेकर जाना है तो थोड़ा सा पैसा दे दो, कहीं चाट खानी है तो दे दो, बर्गर खाना है दे दो, पिक्चर देखने जाना दे दो। आज का बच्चा ये नहीं मांगता। आज का बच्चा कहता है मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे गेम के अंदर स्पोर्ट खरीदनी है, मुझे उसकी डिजिटल करेंसी के लिए पैसा दे दो। 5 साल पहले तक पेरेंट्स, मिडिल क्लास पेरेंट्स, इसको टच भी नहीं करते थे। आज की तारीख के अंदर ऑल गेमिंग कंपनीज आर कमिंग बैक एंड सेइंग कि मिडिल क्लास इंडिया के अंदर पेरेंट्स आर गेटिंग ओके विद द फैक्ट कि बच्चे को डिजिटल गेम के अंदर स्वॉर्ड खरीदनी है या शील्ड खरीदनी है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? आदत पड़ रही है। डिजिटल पे सब कुछ फ्री होता है कि आदत छूट रही है और लोग ये पेमेंट करना शुरू कर रहे हैं। सेकेंड बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, फिर 5 साल की बात करूंगा मैं आपसे। हर डिजिटल न्यूज फ्री हुआ करती थी। अभी जरा चेक कीजिए, आप जितने भी मेजर न्यूज़पेपर्स की अगर न्यूज उठाने की कोशिश करेंगे, अधिकतर फुली पेवॉल के पीछे पड़ी हुई है और सबके नंबर्स पिकअप कर रहे हैं। हम एज ए सोसाइटी आर स्लोली एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि डिजिटल पे चीजें फ्री नहीं मिलने वाली, डिजिटल पे भी पेमेंट करना पड़ेगा। और ये जो कल्चरल शिफ्ट हमारे सबके दिमाग में आता चला जा रहा है विल इंश्योर दैट मोर एंड मोर पीपल विल पे। ऑल वी नीड टू डू इज टू टर्न ऑफ द फ्री पार्ट। देखिए, आप फिर लोग पलट के कई बार मुझसे बोलना शुरू करते हैं यूट्यूब तो फ्री करता रहेगा। हाँ, पर यूट्यूब ने भी अपनी फ्री सर्विस को कर्टेल किया हुआ है। बैकग्राउंड नहीं कर सकते हैं, आपको इतनी एडवर्टाइजिंग देखनी होती है। और मैं बोलूंगा यूट्यूब अपनी पे सर्विस बहुत बढ़िया रन कर रहा है। करेक्ट। हाँ। तो हम सबको उनसे सीखना चाहिए। यूट्यूब इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस। अगर मुझे जिम के साथ या ट्रेन के अंदर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे म्यूजिक सुनना है, यूट्यूब मेरे लिए काम नहीं करता है उस समय, क्योंकि वो बैकग्राउंडिंग नहीं अलाउ करता है। बाकी सब भी अलाउ करते हैं, उस फीचर के लिए मैं पैसा देने को तैयार हूं। आप प्लीज पैसा मुझे 500 मत मांगिए। मैं मान के चलता हूं ये मार्केट 50 रुपए महीने का है, 50 से 100 रुपए महीने के बीच में रख लीजिए इसको आप। अगर हम उस प्राइस के अंदर सारे प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लें लेबल्स की हेल्प के साथ कि हम पे के पीछे चले जाएंगे, मेरे हिसाब से 50 से 100 मिलियन कस्टमर 1 से 2 साल के अंदर देश के अंदर आ जाएगा। एंड दैट विल सॉल्व एवरीबॉडीज प्रॉब्लम। सर एक्चुअली आपने जो बोल रहे हो म्यूजिक टू माई ईयर्स है, भगवान करे ऐसा हो। मैं तो 12 से 18 महीने की बेड पे बैठा हूँ, आप बोलिए तो मैं आपके साथ भी बैठ लूँ, मैंने कईयों के साथ ली हुई है। सर मेरे पास अगर टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस होता और पैसे होता तो मैं भी स्ट्रीमिंग कंपनी खोल लेता आपकी बात सुन के। क्योंकि अगर कंटेंट के लिए आपको बहुत बड़ी एमजीज नहीं देनी है तो ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ देखिए, एमजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता बैठे हुए, क्योंकि ये फ्री है। ये डिस्टॉर्टेड मार्केट है। इन अ परफेक्ट मार्केट कस्टमर अगर प्लेटफॉर्म को पे कर रहा है तभी हमें पेमेंट मिलना चाहिए। मैं बातें पूरी तरह से एग्री करता हूँ, पर क्योंकि आप कस्टमर को चार्ज ही नहीं कर रहे हो, तो यार मेरे को भी धंधा चलाना है। जब मैं म्यूजिक खरीद रहा हूँ किसी पिक्चर का, मैं करोड़ों में पेमेंट कर रहा हूँ। मैं किसी आर्टिस्ट के गाने को लॉन्च कर रहा हूँ, करोड़ों की मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझको भी पैसा कमाना है, तो मुझे एमजी मांगनी पड़ती है। क्योंकि आप तो पैसा बना ही नहीं रहे हो। आप पैसा बनाना शुरू कर दो, सब कुछ पे के पीछे डाल दो, हम लोग भी रेडी हैं। लेट्स होप ये रियलिटी आएगी सर। मुझे इंटरव्यू के लिए फिर बुलाएंगे 2 साल के अंदर, तब बात करेंगे। सर आपके हिसाब से जैसे व्हेन यू केम टू सारेगामा यू वर एन आउटसाइडर, तो आपने बहुत सारी नई चीज़ें की, बहुत सारे रिस्क लिए, सम वर्कड सम डिड नॉट वर्क। आज के दिन अगर आप बाहर से देखो, नॉट जस्ट सारेगामा,
आपके हिसाब से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है म्यूजिक बिजनेस में जो किसी को भी एक्सप्लोर करनी चाहिए? एज ए फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, देखिए एक बहुत बड़ी और चीज है, ये जो बड़ी हार्ड डेफिनेशंस हुआ करती थी, ये म्यूजिक है, ये शॉर्ट फॉर्मेट है, ये पिक्चर है, ये सब ब्लर होती चली जाएंगी। लोग इंटरटेनमेंट के लिए आएंगे। वो इंटरटेनमेंट के अंदर मैं इस बात पे रेडी हूँ कि थोड़ा इंटरटेनमेंट, मैंने जॉगिंग करते समय कुछ सुन लिया, जब मैं ट्रेन के अंदर आया तो मैंने कुछ देख लिया, सैटरडे संडे आया तो मैं लाइव के अंदर चला गया, और इन बिटवीन मैंने एक पिक्चर भी देख ली। वो पिक्चर हो सकता है टेलर स्विफ्ट की म्यूजिकल कॉन्सर्ट की डॉक्यूमेंट्री थी, या वो शाहरुख खान की मूवी थी। ये इंटरटेनमेंट के क्षेत्र के अंदर सारी चीजें आपस में मॉर्फ हो रही हैं इस समय। जो प्लेटफॉर्म भी हैं धीरे धीरे, आप देखिए सब लोगों ने सब कुछ ऑफर करना शुरू कर दिया। एप्पल इज अ वेरी गुड एग्जांपल, यूट्यूब इज अ वेरी गुड एग्जांपल, फेसबुक इज अ गुड एग्जांपल। अब ये प्लेन ऑडियो के हैं नहीं, प्लेन वीडियो के हैं नहीं, सिर्फ शॉर्ट फॉर्मेट के हैं नहीं, 22 मिनट का कंटेंट भी डालते हैं, 45 मिनट का कंटेंट भी डालते हैं, 120 भी डालते हैं। तो एनीबडी हु इज लुकिंग नाउ एट एंटरटेनमेंट हैज टू लुक एट कंप्लीट होलसम पर्सपेक्टिव। आप मुझसे मेरे आर्टिस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, ये तीनों आर्टिस्ट हमने साइन करे हुए हैं, तीनों में ओपन है कि हो सकता है इनकी पे मूवी बन जाएगी, ये मूवी के स्टार भी बन सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं हमें टैलेंट वो चाहिए जो पूरी तरह से वर्सेटाइल है। ये स्टेज पे जब जाए तो आग लगा दे बैठे हुए, राइट? तो आप म्यूजिक की दुनिया के शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं। सो आप ये बोल रहे हो कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप सारे बॉक्सेस टिक कर सकते हो तो आप एज ए बिजनेस पर्सन आपको सारे बॉक्सेस पे फोकस करना पड़ेगा। आप सिंगल बन के नहीं रह पाएंगे, क्योंकि किसी भी एक एरिया से पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है, आपको ऑल अराउंड चलना पड़ेगा। द अदर चेंज विच इज हैपनिंग हियर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, पहले भी था कि ये फैन का कॉन्सेप्ट और सुपर फैन का कॉन्सेप्ट बड़ा होता चला जा रहा है। लोग गाना पसंद करते हैं, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में गाना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि गाने से कनेक्टेड फेस, आवाज नहीं हुआ करती थी, एक्टर का चेहरा हुआ करता था। तो अब मेरे साथ भी, अब बच्चन साहब ने जो भी गाया है, राइट, चाहे वो रंग बरसे हो, चाहे वो पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल, मैं सबका फैन हूं क्योंकि मैं बच्चन साहब का फैन था। अभी भी हम म्यूजिक की दुनिया में काम नहीं हो पाया, तो हमें म्यूजिक की दुनिया के अंदर उन्हीं लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा, ऐसे बिल्ड करना पड़ेगा कि उनका फैन उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब जब आपका फैन मिला हुआ है तो उस आर्टिस्ट को गाने भी गाने हैं, वो आर्टिस्ट म्यूजिक डॉक्यूमेंट्रीज में भी आ सकता है, वो म्यूजिक शोज में भी आ सकता है, लाइव परफॉर्मेंस भी कर सकता है। तो एज ए कंपनी ऑल्सो वी नीड टू हैव अ प्ले इन ऑल। और आपने इतने सारे काम किए, तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ हो आपके कि आपको एक आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, एंड यू जस्ट डिड दैट थिंग कि ठीक है यार चलो कर लेते हैं, कोई बोल रहा है, एंड दैट वर्कड। मैं गाइडिया नहीं, मैं आपको तो बोलूंगा ना, मेरे फेवरेट टैलेंट के बारे में बोलूंगा, उसको भी बताता रहता हूँ ये बात। बादशाह के साथ पहला गाना, एक ही गाना हम उस समय हुआ था, हमने 2 गाने हो चुके हैं, तो पहला गाना पानी पानी, जब मेरी टीम आई मुझे बताने के लिए पानी पानी, तो लाइनें कुछ जाती हैं, सैया ने देखा ऐसे कि मैं पानी पानी हो गई। मेरा पहला रिएक्शन था गाना हम नहीं लॉन्च कर सकते, राइट? कि ये तो मतलब ऐसे गाने, ऐसे तरह के हमने लिरिक्स ही नहीं लेकर आने अपने किसी भी गाने के अंदर। एंड आई हैड बंच ऑफ माई टीम मेंबर्स हु ऑल कन्विंस मी कि नहीं आप मत ही पढ़िए। बेसिकली उन्होंने मुझसे बोला आपकी उम्र हो चुकी है, आप मत पढ़ा करो इन सारे चक्रों के अंदर, हमें करने दो। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं उस गाने को शायद लॉन्च भी नहीं करता। और सारेगामा के दिस न्यू सारेगामा, जब से मैंने नया कंटेंट लेना शुरू करा है, नॉन फिल्म का आज भी वो सबसे बड़ा गाना है, राइट? अगर मैंने नॉन फिल्म बिल्ड करा है तो मैं पूरा श्रेय बादशाह के पानी पानी को देता हूँ। इट वाज आल्सो बिग लर्निंग फॉर मी कि मुझको कंटेंट सिलेक्शन से मैं माइल्स दूर रहता हूँ। म्यूजिक का कोई भी सिलेक्शन मैं नहीं करता हूँ, मुझे समझ में आ गया है मेरी उम्र गलत है। अब अगर मुझे 25 साल के बच्चों से बात करनी है तो 50 साल की उम्र के अंदर मैं काम नहीं कर सकता। नहीं तो इसी क्रिएटिव के धंधे के अंदर ना आपको कुछ नहीं पता चलता कि कौन सी चीज काम करने वाली है, कौन सी नहीं। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। कारवा के अंदर a product I really believed in is the only variant of Carvaan that just did not work, called Carvaan Go। ये एक iPod मीच कारवा जैसी चीज थी, जो कि जिसके आप अपनी जेब में डाल के लेके चल सकते हो। जब आप रन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप उसके थ्रू म्यूजिक सुन सकते हो। फोन की इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, राइट? दैट प्रोडक्ट जस्ट डिड नॉट वर्क। सो आपको पता, और कारवा का मैं किड वाला लूं, डाउट था कि कारवा की प्रोडक्ट जो कि म्यूजिक का प्रोडक्ट है, उसमें बच्चों का प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं, इधर गोना मेक सेंस और नॉट। हमें तो अलाइव इस प्रोडक्ट ने रख लिया कोविड के टाइम के अंदर।
इट इज द बिगेस्ट सेलिंग स्मॉलर वेरिएंट ऑफ कार्मा फॉर अस। तो आपको लगे कि आपको सब कुछ पता है, सॉरी वो नहीं होने वाला है। सो मैं क्या करते हैं, जब सारेगामा के अंदर हम हायर करते हैं, हम बैकग्राउंड कम देखते हैं, हम कुछ बेसिक टेम्परामेंटल क्वालिटी लोगों की चेक करते हैं, स्पेशली एज अ सीनियर एंड द मिडिल मैनेजमेंट लेवल, कि इंसान के अंदर पहले बार रिस्क टेकिंग एबिलिटी है या नहीं है। और जब वो रिस्क लेता है और आपके किसी आइडिया के साथ आता है, क्या उसने इनफ होमवर्क किया हुआ है उस आइडिया के पीछे बिफोर द पर्सन कम्स टू यू। अगर इंसान में वो थिंकिंग है तो वी हायर पीपल एंड देन एम्पावर द पर्सन कंप्लीटली, जिससे कि मेरी वजह से कंपनी ना नीचे रहे, उन लोगों की वजह से कंपनी चलती रहती है। और सर आजकल ट्रेंड्स इतने जल्दी चेंज होते हैं, तो आप ट्रेंड्स पे अपडेटेड कैसे रहते हो? मतलब मैं अपने ऑफिस में, आई एम नोटोरियस फॉर दिस, अगर मैं 10 घंटे बैठा हूँ तो मैं 8 घंटे अपने रूम के बाहर होता हूँ, मैं अपने रूम में नहीं बैठता। राइट, आई प्रेफर डीलिंग आउट देयर विच क्रिएट्स न्यूसेंस फॉर अदर सीनियर मैनेजमेंट पीपल, क्योंकि मैं उनको बाईपास करते हुए जूनियर्स के पास ही बैठ जाता हूँ। काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मिलता है। एटलीस्ट मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ। कई सारे मुझे आज भी कोई, जब लोग मुझे स्नैपचैट समझाते हैं तो मेरे सर के ऊपर से जाती है कई सारी चीज़ें। गेमिंग के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, गेमिंग और म्यूजिक को इंटीग्रेट करने की। तो वो जब टीम आती है, 22-23 साल की उम्र के बच्चे हैं ये, वो मुझे गेमिंग की जब बारे में बात करते हैं एज इफ कि मुझे सभी पता होना चाहिए। थोड़ी शर्म भी आती है मुझको कि IIT IIM होने के बावजूद भी कुछ पता नहीं पड़ता है। तो ये होता रहता है, पर आई टेक इट एज द फन ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। और आपने क्या क्या नए ट्रेंड्स नोटिस किए हैं जो इन दिनों में चल रहे हैं कंटेंट में? नहीं सी, मेरा सबसे बड़ा ट्रेंड ये है ना, म्यूजिक जो पहले हम लोगों को सुनाई, म्यूजिक का तरीका पहले लोगों को पता, रेडियो से लोग एक्सपोज होते थे, कैसेट पे कंज्यूम करते थे, फिर वो स्ट्रीमिंग और यूट्यूब आ गया। आज की तारीख में एक्सपोजर म्यूजिक का के तरीके बिल्कुल चेंज होते चले जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे ऊपर किसी शेफ के वीडियो के पीछे एक नया गाना अटैच हुआ जिसके बेसिस पे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। किसी गेमिंग के अंदर वो फॉर्मेट्स होते हैं जहां पे लोग औरों को गेम खेलते हुए देखते हैं। आई थिंक ट्विच वगैरह भी चीज बहुत चलती हैं। उसके ऊपर उसने कौन से गाने के बारे में बात कर दी, उससे गाना पॉपुलर होना शुरू हो जाता है। These are, I find them bizarre, but this is the reality of life today. This is how trends are moving. The other part, which is a dramatic change happening in the community, is पहले एडवर्टाइजर्स को आपसे बात करने के लिए, मैं आप ही का एग्जांपल ले लूं, बड़े तरीके हुआ करते थे। आप टीवी भी देखते थे, न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे, रेडियो स्टेशन भी जब ऑफिस जा रहे होते थे कभी भी सुन लिया। आज की तारीख के अंदर इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर एडवर्टाइजर टू टॉक टू पीपल, स्पेशली द यंगर क्राउड। वो ना टीवी देखता है, ना रेडियो सुनता है, ना न्यूज़पेपर पढ़ता है, कॉन्टैक्ट कैसे करते चले जाए। तो अब डिजिटल में आपको घुसना पड़ेगा, पर वो यूट्यूब के प्री रोल भी शायद ना देखे, तो आपको कंटेंट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब कंटेंट इंटीग्रेशन वीडियो में भी हो सकती है और म्यूजिक में भी हो सकती है। इट्स ओपनिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ मेकिंग मनी। तो सर एक्चुअली मैं काफ़ी आर्टिस्टों से मिलता हूँ और सब ना इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। जो नए आर्टिस्ट हैं वो बोलते हैं यार हमने कंटेंट तो बना लिया, डिस्ट्रीब्यूशन भी इजी हो गया, आजकल डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी कर सकता है, आप गाना रिलीज भी कर सकते हो, लेकिन हम मार्केट कैसे करें जी? मार्केट करना हमारे लिए मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं वो सवाल पूछा था, मैंने एक्चुअली आपके सवाल का जवाब दे दिया, बट मैं फिर भी आपसे पूछ लेता हूँ कि जब सब कुछ इतना ईजी है कि मैं अपना एक गाना फेसबुक पे, मेटा पे रिलीज कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ, सीधा स्पॉटिफाई पे डाल सकता हूँ, यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, तो लेबल्स की क्या जरूरत है? सर आप इस देश के सबसे बड़े टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के एक टाइम के CEO रह चुके हैं। आप मुझे अपने किसी भी आर्टिस्ट का नाम बता दीजिए जो बड़ा आर्टिस्ट है जिसने अपना कोई भी गाना खुद से लॉन्च करा है। कोई नहीं करता। इन सब के पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। आपके जो आर्टिस्ट है ना, सब मल्टी करोड़ के मालिक के बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं करता। बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही नहीं है कि गाना डाल दिया, और मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया पोस्ट डाल दी बैठे हुए। इसमें बहुत साइंस जाती है। अगर ये इतना आसान होता तो हिंदुस्तान लीवर और प्रॉक्टर गैम्बल अकेली दुनिया की FMCG कंपनीज नहीं होती, सारे कंपनीज की भुजियाएं और टूथपेस्ट और साबुन बिकने शुरू हो गए होते। मार्केटिंग अपने में फुल फ्लेजेड फॉर्म शेप है। 5 साल पहले मार्केटिंग का मतलब हुआ करता था यूट्यूब ने किसने कितने व्यूज ले लिए। ऐसे नहीं होती मार्केटिंग। आपको अपना राइट सेगमेंट ढूंढना होता है, आपको राइट वे से गाने को पोजीशन करना होता है। हम जब गानों में इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं, पहले दिन से इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं कि गाने की थिंकिंग क्या है और वो किस कस्टमर के पास जाना चाहिए, उसकी किस तरह से प्री मार्केटिंग होनी चाहिए, और यूट्यूब पे व्यूज खरीदने के अलावा और 5 चीजें आप क्या करके आ सकते हैं। तो अब रिसेंट टाइम में जो भी ले लीजिए, चाहे वो रॉकी रानी की प्रेम कहानी हो,
या बादशाह का पानी पानी हो, या संजय लीला बंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी हो, या जरा हट के जरा बच के दीनू की उठा लीजिए, सबके अंदर अगर आप मार्केटिंग चेक कीजिए, देयर ऑल आउट ऑफ बॉक्स मार्केटिंग आइडियाज दैट हैव कम आउट। तो हम जो लोग सारेगामा के अंदर म्यूजिक की मार्केटिंग करते हैं, ये वैसे किसी का भी म्यूजिक मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं है। ये या तो एफएमसीजी मार्केटिंग से आ रहे हैं, या सर्विसेज मार्केटिंग से आ रहे हैं, या ड्यूरेबल मार्केटिंग से आ रहे हैं। एंड दैट्स अ रेडिकल चेंज बीइंग एन आउटसाइडर वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग इनटू द सिस्टम। हम इंडस्ट्री से किसी को नहीं हायर करते, हम सारे मार्केटिंग के अंदर स्पेशली क्रिएटिव कंटेंट इंडस्ट्री से ही आता है कि उनके अलावा कोई गाना अच्छा नहीं समझता है, मार्केटिंग सारा बाहर होता है। सेकेंड, हम डेटा पे बहुत 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 तवज्जो देते हैं, 3 बार बहुत बोला है मैंने। हमारा कोई भी डिसीजन बिना डेटा के नहीं होता है। हम कौन से तरह के गाने और चल रहे हैं, कौन से आर्टिस्ट का कहाँ क्लब बनता चला जा रहा है, कहाँ से उसके फैंस आते चले जा रहे हैं, ये सारा डेटा हमारे गाने नहीं औरों के गानों पे भी सारा डेटा कलेक्ट होता रहता है। ये हमारी रियल इंटेलिजेंस है, वो वहाँ बैठी हुई है, जो हमें थोड़ा सा एज देना शुरू कर देती है कि कौन सी चीज़ को कैसे, कौन सी चीज़ पहले लेनी चाहिए और उसको कैसे मार्केट करके आना चाहिए। कोई भी आर्टिस्ट खुद से अगर लॉन्च करेगा, 4 गाने साल के कर लेगा, 6 गाने कर लेगा। सारेगामा, आप मेरे रीमिक्सेस हटा दीजिए, ब्रांड न्यू गानों की बात करूं, ओरिजिनल्स की, दिन के 8 से 10 गाने लॉन्च करता है अक्रॉस लैंग्वेजेस। नो, ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये थोड़ा, ये इसको एम्यूलेट करना आसान काम नहीं है। दैट्स ऑल आई कैन गो बैक एंड से। तो मेरे ख्याल से अगर इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो एक तो क्योंकि आप रोज वो काम करते हो तो आपका एक्सपीरियंस, नो हाउ बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, आपके पास कैटलॉग है और रिसोर्सेज हैं जो एक आर्टिस्ट के पास जनरली नहीं होता है। और तीसरी बात, ये आप स्पेशलाइज्ड हो इस काम के लिए। That's why your label is जब मेरे required. पास कोई भी आर्टिस्ट आए और वो बोलते हैं कि अच्छा हम गाना करना चाहते हैं, मैं उनको एक गाइड कर सकता हूँ आज की तारीख के अंदर, नॉट ऑन माई गट कॉल, ऑन रॉ डेटा, कि भाई आज की तारीख के अंदर आपको जो भी गाना आप गाइए, मैं आपको बता दूं किस तरीके के ट्रेंड्स होते जा रहे हैं, कि म्यूजिक में ट्रेंड चेंज होते हैं। कस्टमर के टेस्ट की बात है ये, कि माँ की दाल तो है नहीं कि हमेशा वही खाते रहेंगे। यंगर कस्टमर आता चला जाता है और उसको डिफरेंट तरह का म्यूजिक सुनने पसंद आना शुरू हो जाता है। तो हम आर्टिस्ट को शुरुआत में बहुत क्लियर करके बोल देते हैं, इस तरह के गाने आप करेंगे तो इस तरह के रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं और इस तरह की मार्केटिंग होगी। ये मैं इसलिए कर सकता हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी पे बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर पा रहा हूँ और मैं इनफ कॉन्टेंट डालता चला जा रहा हूँ। स्केल का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलना आपको शुरू हो जाता है। सर, कंटेंट के अराउंड एक और सवाल है मेरा। बहुत सारे ब्रांड्स हैं और बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे एजेंसीज ब्रांड नहीं, बहुत सारे फिल्म के लोग हैं। सारेगामा के जो कैटलॉग है, वो कैटलॉग मेरे ख्याल से ऐसा है जो कि बच्चा बच्चा जानता है, चाहे आप 60s में पैदा हुआ है, 70s में, 80s में, 90s में, 2000 में, और जो बच्चे आज भी पैदा हो रहे हैं उनको भी वो गाने पता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ सुने या खुद सुने हैं, रीमेक कारवां पे सुने हैं, सबने सुने हैं। तो लोगों को बहुत बार उस कंटेंट को यूटिलाइज करके कंटेंट बनाने का मन करता है। इज देयर अ मेथड फॉर पीपल, जो लोग आपको जानते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उनका तो ऑब्वियसली एक सिस्टम है जो कि उनको पता है, लेकिन ऐसे बहुत सारी छोटी कंपनियां भी हैं जो छोटे छोटे शहरों में हैं। अगर वो सारेगामा के कंटेंट को यूज करके कोई काम करना चाहे, उसका कोई तरीका है? देखिए, हर चीज का वही है, content@saregama.com, आपको एक मेल ड्रॉप करनी है। सिंस एवरी मेल का रिस्पॉन्स इज ट्रैक्ड बाय मी, एवरी मेल गेट्स रिस्पॉन्डेड, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो अगर किसी को भी इस बारे में काम करना है, मैं क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या कमर्शियल्स होते हैं, मैं उसमें वो तो इंटरव्यू में नहीं घुसूंगा, बट हमारे लिए तो हमारे इंटरेस्ट में है ये। देखिए, जितनी नई जनरेशन इसके नए वर्जन बनाती चली जाएगी, उतनी लंबी गानों की लाइफ होती चली जाएगी। तो वी तो गो बैक एंड इनकरेज दैट अ लॉट। मैं तो जो नया वर्जन बन रहा है उस पर रॉयल्टी देने को तैयार रहता हूँ, मुझे तो चाहिए। अगर ये जो नई ऐप लॉन्च करी है हमने, पाधा नीसा, उसके अंदर अगर आप लॉन्च कर रहे हैं उस ऐप के अंदर इनबिल्ट सेक्शन करा हुआ है कि आप सीखिए और सारे अपने गाने में सबमिट करते जाइए, हम सब लॉन्च करते चले जाएंगे। और सर, एक आखिरी सवाल है आर्टिस्ट के बारे में। आपने ये बोला कि आपको एक पैकेज चाहिए कि जो सिंगर तो हुई, लेकिन जो परफॉर्म भी करता हो उसकी पर्सनैलिटी भी हो, ये आपको चाहिए। बट कोई ऐसा जॉनर है या कोई लैंग्वेज है स्पेसिफिक जो आप ढूंढ रहे हो? नहीं, अक्रॉस ऑल हम लोग ढूंढ रहे हैं। हम किसी भी चीज़ से लिमिट नहीं होना चाहते हैं। देखिए, वो 1.4 बिलियन के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे देश की जो नीश है ना, वो यूरोप की किसी भी देश की पूरी आबादी से बड़ी है। तो यहाँ तो नीश में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। टैलेंट ढंग का चाहिए हमारे को, जो इन चीज़ों को टिक मार्क कर सके। ये वो हैं जिन पे हम इन्वेस्ट करेंगे। रिमेनिंग टैलेंट आउट हियर ऑल्सो वी आर लुकिंग फॉर ग्रेट वॉइसेस, कि हम आपका गाना लेने को तैयार हैं, गाना लॉन्च करने को तैयार है। वो 1 या 2 गाना होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप परफॉर्मर नहीं है
और आप डांस वांस नहीं कर सकते तो सारेगामा आपके साथ काम नहीं करेगा। मेरा मेन तवज्जो जिनके साथ मैं 3-3, 5-5 साल के कंटेंट कमिटमेंट पे अंदर आता हूँ, वहां ये रहता है कि आप ऑलराउंड परफॉर्मर हो। बाकियों के साथ मैं गाना या एल्बम या ईपी लॉन्च करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और टैलेंट और कंटेंट के अलावा मान लीजिए 5 लोग हैं इक्वली टैलेंटेड आपको लगे, उन 5 में से आपको 2 लोगों को चूज करना है, तो टैलेंट के बाद आप क्या चीज देखते हो? अब वो देखिए बड़ा मुश्किल चीज रहते हैं ना, वो जब फूड के अंदर छठा फ्लेवर होता है और इंसान में होता है वो एक एक्स फैक्टर होता है। भाई किसी में दम है, वो भूख है या नहीं है टू गो फॉरवर्ड। जिसमें भूख नहीं होती ना वो टैलेंट आगे नहीं बढ़ पाता। देखिए कोई भी कंपनी एट द एंड ऑफ द डे पुश कर सकती है, पर अगर टैलेंट के अंदर बहुत भूख नहीं है ऊपर आगे जाने की तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस टैलेंट को पुश करना। है ऐसे सरस्वती किसी के गले में बच जाती है, वो पुश करें अपने आप को नहीं करें वो बहुत बड़े हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केस में टैलेंट को बहुत काम करना होता है। तो मेरे को वो एक्स फैक्टर देखना बहुत जरूरी होता है। ये जो बंदे जो साइन होते हैं इनकी मीटिंग मेरे लेवल तक भी हो जाती है, बिकॉज मुझे देखना होता है उसके अंदर वो भूख है या नहीं है। ये जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था मैं, आप प्रगति, इसको हम कल लॉन्च कर रहे हैं। पिंजौर की लड़की है, चंडीगढ़ अकेले दम पर आई थी 18 साल की उम्र के अंदर। एवरीबडी एल्स वाज विद द पेरेंट। अपने आप आई, अपने आप परफॉर्म करा, शॉर्टलिस्ट हुआ, बॉम्बे आई, फिर अपने दम पर आई और बहुत क्लियर थी। वो सबसे ज्यादा इनिशिएटिव उस लड़की ने लिया, सबसे ज्यादा मेहनत उस लड़की ने करी। पेरेंट्स पे डिपेंडेंस वो लड़की 0 लेके बैठी हुई थी। ऑल दिस थिंग्स मैटर। इट शोज हाउ हंग्री आर यू टू गो एंड टेक योर टैलेंट अहेड। आई थिंक सबसे ज्यादा डिससर्विस वो लोग करते हैं जिनके पास टैलेंट तो बहुत होता है पर वो मेहनत नहीं करते। और बिना मेहनत के बड़ा मुश्किल है टैलेंट को भी। हर टैलेंट को शार्पनिंग चाहिए होती है। लता दीदी, आशा ताई को पे उठा लीजिए, वो आशा ताई आज भी रियाज करती हैं। तो टैलेंट बहुत बढ़िया चीज़ है, बट टैलेंट के साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। और सर मैं ये सारे सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ना ये जो कम्युनिटी है हमारी आर्टिस्टों की, ये बहुत मिसलेड होती है। क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो सोचते कैसे हैं उन तक पहुंच नहीं पाता कम्युनिकेशन, और उनके पास कम्युनिकेशन बहुत वाया पहुंचता है। और ये बीच में जितने भी लोग होते हैं वो ऑब्वियसली अपनी कन्वीनियंस से, अपने मतलब के हिसाब से कम्युनिकेशन आर्टिस्टों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल एज आ गई है, सब कुछ एक्सेस है, बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे झूठ बहुत है। हर आदमी अपना बेस्ट रूप लाने की कोशिश करता है। अब आपने कम से कम नहीं करते करते 50 आर्टिस्टों के साथ काम किया होगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ काम किया होगा, कभी कभी रिलेशनशिप बना है, आपने इन्वेस्ट किया, काम नहीं हुआ, कभी कभी कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छी भी चली है। इन सारे कम्युनिकेशंस के बाद अगर आपसे पूछें कि चाहे इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हों, चाहे नए आर्टिस्ट हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एक लेबल से डील करने के टाइम ध्यान रखनी चाहिए कि ये तो आपको करनी ही चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए? आई थिंक आई डोंट नो मैं इसका डायरेक्ट आंसर कैसे दूं, बट जो फीलिंग मुझे कई बार दिखती है जब मैं टैलेंट के साथ काम करता हूँ, इज दिस फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट। वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा वो सही भी है। कि वो पहली चीज़ ये है कि लेबल तो मेरे इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा, लेबल सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखना शुरू करेगा। कुछ हद तक हम लेबल से रिस्पॉन्सिबल भी हैं इस चीज़ के लिए, ओवर टाइम शायद ऐसा हुआ होगा, बट इंक्रीजिंगली आई थिंक सारेगामा नियम, आई एम श्योर बाकी लेवल्स पे ऐसे भी चेंज हो रहे होंगे। हम सबका जानना है कि अगर टैलेंट पे काट की हांडी एक बार चलती है, अगर टैलेंट को लगा नहीं कि हमने उसके साथ जस्टिस किया हुआ है, तो टैलेंट हमारे साथ सेकंड टाइम कभी काम नहीं करेगा। और एक बार एक गाना करने से कोई कंपनी सुपरहिट तो सक्सेसफुल तो हो नहीं पाती है। तो टैलेंट को भी वो थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा कि भाई आप अपना प्रोटेक्शन ले लीजिए, बट आपको मानना पड़ेगा कि लेबल के इंटरेस्ट इसी में है कि वो आपको बड़ा कर सके। यहां सबसे बड़ा गैप आना शुरू होता है। तो आप बोल रहे हो कि मिसट्रस्ट नहीं होना चाहिए? मिसट्रस्ट और बहुत ज्यादा है, राइट। वो आर्टिस्ट को हमेशा लगता है कि बड़ी कंपनी आके उसे एक्सप्लॉइट करके लेके चली जाएगी। उस चक्कर के अंदर वायबल डील ही नहीं बन पाती है कई बार। अगर हम ये इमोशन लेके चलेंगे तो मैं उनको जिम्मेदार नहीं रख रहा हूं, मैं अपने लेबल्स को जिम्मेदार रख रहा हूं इसके लिए। शायद हुई होंगी चीजें इस तरीके की पास्ट में, पर आज की तारीख के अंदर जब वक्त चेंज हो रहा है, आप पुरानी चीजों को लेके नहीं बैठ सकते, आपको चांस लेनी पड़ेगी। और आप बोल रहे हो ट्रस्ट एक फैक्टर मुझे बहुत बड़ी वहां एक मिसकम्युनिकेशन दिखता है। देखिए सेकंड इन द एंड राइट नाउ, अब ये हर लेवल की अपनी फिलॉसफी होती है कि
वो अगर उसे गाना समझ में नहीं आ रहा, वो किस तरह से क्रिएटिवली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। हमने ओवर टाइम एक फिलॉसफी बहुत क्लियर कर ली है, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। हमें धंधा करना आता है, टैलेंट को गाना बनाना आता है, चाहे वो कंपोजर हो, लिरिसिस्ट हो, प्रोड्यूसर हो, सिंगर हो, उसको उसके काम पे छोड़ दो, वो हमको हमारे काम पे छोड़ दे। प्लीज़ हमारे साथ मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू हम आपको लूप में रखेंगे, पर वो हम पे छोड़ दीजिए। सिमिलरली हम आप आर्टिस्ट को अपनी दो बातें बोल सकते हैं, पर इन दी एंड वो आर्टिस्ट का कॉल है। ये डिवीजन रखना बहुत जरूरी है। जहां हम लेबल्स ने सोचना शुरू कर दिया कि हम तुझको बताएंगे अभी कि ये कॉर्ड गलत हो रही है, इस कॉर्ड को यहाँ से यहाँ चेंज करना शुरू, चले जाओ, आई थिंक हम अपने एरिया में गलत एरिया के अंदर घुसने शुरू हो रहे हैं। आसान काम नहीं होता ये। कई बार क्या होता है कि मेरे जैसे लोगों को तो वैसे ही अकल नहीं होती है कि वो कौन से गाने में क्या बोलूँ मैं। जिन लोगों को अकल होती है वो फिर थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, तो आर्टिस्ट को बुरा लगना शुरू हो जाता है कि अब कंपनी मुझे क्रिएटिवली बताएगी कि मुझे क्या करना है। तो ये टाइट रोप वॉक होती है हर बार। कोशिश हम लोग की यही रहती है कि आर्टिस्ट का काम आर्टिस्ट पे छोड़ दो। एआई के बारे में बहुत हम लोग सुन रहे हैं, तो एज सारेगामा एज अ कंपनी एआई को थ्रेट मानती है, अपॉर्चुनिटी मानती है, टूल मानती है? और मेरे हिसाब से चेंज इज अ वे ऑफ लाइफ एंड वी कांट रिजेक्ट चेंज, वी कांट लैमेंट ऑन चेंज, वी कैन नॉट कीप ऑन सेइंग पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। ज़माना बदलता चला जाता है, आपका ज़माने के साथ बदलते चले जाना है। हम प्रेडिक्टिव एआई को बहुत यूज़ करते हैं। एआई में टिपिकली दो फॉर्म्स रहते हैं कंटेंट के केस के अंदर। प्रेडिक्टिव एआई आपको इस बात पे में हेल्प करता है कि कौन सा गाना, कौन सा टैलेंट, किस तरह के लिरिक्स पे पास के ट्रेंड को देखते हुए क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, यूजिंग डेटा। ये हम ह्यूमन माइंड की प्रॉब्लम ये है, हम अपनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पे डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, तो इस चक्कर में हम वही डिसीजन बार बार लेते चले जाते हैं कि हमको लगता है यही चलता है। डेटा में भी सेइंग कंप्लीटली समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट हियर। तो हम प्रेडिक्टिव एआई तो बहुत यूज़ करते हैं, मैं इनकरेज सबको करता हूँ प्रेडिक्टिव एआई यूज़ करना चाहिए। और जब आप डेटा के साथ बैक करके किसी और के साथ भी बात करते हो ना, तो उसको भी लगता है कुछ लॉजिक तो है, ये नहीं है यार मुझे गाना पसंद नहीं है, तब ये क्या बात है, कुछ तो लॉजिक आना चाहिए। तो आप उसे बता रहे हो इस तरह का गाना काम नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। तो प्रेडिक्टिव एआई आई थिंक इज अ वेरी पावरफुल टूल। सो इज जनरेटिव एआई, पर जनरेटिव एआई जिसमें नया कंटेंट क्रिएट हो रहा है कि सबसे बड़ी डिमांड, राइट, एज ए लेबल एंड एज चेयरमैन ऑफ आईएमआई जो मैं सबसे बोलता रहता हूँ इज दैट जिसके गाने को यूज करके आपने जनरेटिव एआई के इंजन को ट्रेन करा है, उसको उसका पूरा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आपने 10,000 गाने किसी को उठाए या 10 लाख गाने उठाए, उसके बेसिस पे इंजन को ट्रेन करा, अब इंजन ने नया गाना बना दिया। भैया जो ट्रेन करा है वो किसी की मेहनत का काम है ना, वो चाहे लेबल हो या आर्टिस्ट हो, जिसके बाद भी उसके राइट्स पड़े हुए हैं, उसको उसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो जनरेटिव एआई के ऊपर हमें बहुत कॉशियसली आगे मूव करते चले जाना है, बिकॉज आप किसी और के कॉपीराइट के ऊपर इन्फ्रिंज कर रहे हो। ये जो फीलिंग होती है कि कॉपीराइट क्या है, गाना क्या है, मतलब कोई किसी का भी गाना गा सकता है, ये थोड़ा डेंजरस गेम है। किसी की रोजी रोटी उस गाने के बेसिस पे चलती रहती है। तो मैं इस पे हर जगह हर फोरम के अंदर ये यूज कर रहा हूँ कि जनरेटिव एआई को आप नहीं रोक सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। गाने बनेंगे, बहुत बढ़िया है, एज लॉन्ग एज राइट क्रेडिट एंड राइट कॉम्पोजिशन इज गिवन टू पीपल whose music is being used to train the engine that creates a new song. बट सर ये ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है अचीव करना। नहीं तो आसान होता तो मैं और आपको कहाँ हम लाइफ में पैसा भी बना पाते, राइट। मुश्किल काम है, पर इससे बड़े बड़े मुश्किल काम हम ह्यूमन काइंड ने करे हुए हैं। तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई दिस विल नॉट हैपन। एंड सारेगामा एज अ कंपनी यूजिंग एआई राइट नाउ? वी आर यूजिंग सी एआई इज based on the past stuff. By learning that, can you go out there and guide? That's where artificial intelligence coming. हम human intelligence है कि मैंने जो जो चीज़ें सीखी अपनी लाइफ में, राइट, किताबी या लोगों से एक्सपीरियंस करके उसको प्रोसेस करते हुए मैं एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये पूरी लर्निंग मशीन के हाथ में बैठी हुई है। ये कॉन्सेप्ट करके मेरी जो म्यूजिक टीचिंग ऐप है वो उस बेसिस पे बनी हुई है। अगर आप उससे काम सीखेंगे और कोई और सीखेगा, दोनों को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं। क्योंकि हम कंज्यूमर बिहेवियर ने सबने इनको अगर ये प्रॉब्लम आई, जैसे हमारे इस ऐप के अंदर आपकी पिच चेक होती है, तो आप गाते हैं और आपको बताते हैं आप किस रेंज में गा रहे हैं। इस रेंज में गाने वाले लोगों के लिए कौन से गाने आसान हो जाते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू निकल कर आ रहा है। इनको इस रेंज में गाने वाले लोगों अगर ये बिहेवियर दिखाया तो इनको इस तरह के कोर्स ऑफर करने चाहिए। हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं काम,
हम शुरुआत में हमने हजारों, जब टेस्टिंग होती चली जा रही थी, हर तरह की लर्निंग चीज हर जने को देनी शुरू करी और देखी किस में सबसे ज्यादा बेनिफिट होता चला जा रहा है. दैट्स नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और एज कस्टमर मोर डेटा नाउ स्टार्ट्स कमिंग इन एक्चुअल कस्टमर का, हम उस इंटेलिजेंस को यूज करते जाएंगे और अपने लर्निंग मॉड्यूल्स को रिफाइन करते जाएंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मेरे कंपनी के अंदर कोई भी गाना इस समय बिना प्रेडिक्टिव एआई के काम नहीं करते हम लोग. तो आप मेरे पास आते हैं और आप बोलते हैं मेरे से कि ये सिंगर हैं, ये कंपोजर हैं, ये लिरिसिस्ट हैं, मैं कोरियोग्राफर का नाम भी पूछूंगा आपसे बैठे हुए, मैं उसके डायरेक्टर का नाम भी पूछूंगा, एक्टर एक्ट्रेस उनका नाम भी पूछूंगा, जिसकी बेसिस पे माई इंजन कैन गो बैक एंड से कि इस कॉम्बिनेशन पे पास डेटा को देखते हुए क्या लगता है क्या होने वाला है. एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने भी लेबल शुरू किया. जैसे हम लोगों ने लेबल, आजकल लेबल शुरू करना बहुत ईजी हो गया. तो जो ग्लोबल सबसे बड़े लेबल हैं वो भी इंडिया में है, जो इंडियन सबसे बड़े लेबल हैं वो भी इंडिया में है. उसके अलावा रीजनल लेबल्स हैं, उनके अलावा बहुत सारे आर्टिस्ट अपने लेबल्स ओन करते हैं आजकल. उसके अलावा बहुत सारे छोटे 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 रीजनल और अलग अलग जॉनर्स के लेबल्स हैं. अब ये जितने भी सारे लेबल्स खुले हैं, अब मान लीजिए 1000, 2000, 5000 लेबल हो गए. हर महीने 5-10 लेबल नहीं खुलते ही हैं. आपने मुझे एक टर्म बताया था बहुत साल पहले, जो टर्म मैं कभी भी नहीं भूलता. आपने मेरे को एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें बताई है, उसमें से एक चीज़ मुझे याद है, लॉ ऑफ एवरेज. कि अल्टीमेटली जो भी कंटेंट का बिजनेस है, उस बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज है कि अगर आप 10 जो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने प्रूव किया है, उन 10 लोगों को लेके आप कंटेंट बनाओ, तो चांसेस ये हैं कि 2 और 3 आउट ऑफ दोस 10 कंटेंट विल वर्क. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एक्चुअल एवरेज ऑफ द इंडस्ट्री ग्लोबली, कि ग्लोबली कितना कंटेंट जो सबसे सक्सेसफुल लेबल्स हैं उनके पीसेस में कितना लॉ ऑफ एवरेज, कितना एवरेज में हिट होता है, और इंडिया में वो एवरेज कितना है? इतना प्रिसाइज डेटा कहीं पे भी नहीं रहता आपके पास. पर इन जनरल क्रिएटिव की दुनिया के अंदर ये, चाहे वो गाने हो चाहे पिक्चरें हो, अगर आप 10 चीज़ें या 100 चीज़ें बनाएंगे, हर चीज़ इक्वली सक्सेसफुल नहीं होने वाली है. आपको पूरी शिद्दत के साथ उन 100 के 100 पे मेहनत करनी पड़ेगी. आपको उन पे खर्चा ऐसा करना चाहिए कि दिखना चाहिए. आपको उन पे सब पे इक्वल बिलीव करना पड़ेगा. बट मार्केट की रियलिटी ये होती है कि 100 के 100 चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाती. गाना हो सकता है अच्छा भी हो, पर कंज्यूमर को शायद वो पसंद ना हो, और कोई गाना कम अच्छा हो पर वो सुपर हिट बन के आ जाए. ये नेचर ऑफ क्रिएटिव इंडस्ट्री है. ये इसे म्यूजिक से कनेक्टेड नहीं है. ये किसी भी क्रिएटिव आर्ट के अंदर, एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम आने वाली है. अगर आर्टिस्ट का नाम बड़ा है तो बेनिफिट ये रहता है कि उसके फैन उसको आके सैंपल पहले कर लेंगे. अगर आर्टिस्ट का नाम बहुत बड़ा नहीं है तो उनको सैम्पलिंग कराने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है. दैट्स ओनली डिफरेंस बिटवीन अ बिगर आर्टिस्ट एंड अ स्मॉलर आर्टिस्ट. बाकी तो गाने को अपने अपने दम पे काम करना है. तो हम सब इस उससे काम करते हैं कि अगर हमने बोला साल के अंदर हम 3 ही गाने के बेट लेंगे और ये तीनों उम्मीद करेंगे सक्सेसफुल हो गया, मुश्किल काम है. तो आपको 14 नंबर गानों के ऊपर बैठ लेनी पड़ती है. और हम मान के चलिए 20-30 सॉन्ग डाले तो 20-30 उसमें से बहुत बढ़िया चलेंगे, जो होपफुली बाकी सबकी रिकवरी लेकर आ जाएंगे. पर ये तभी करेंगे अगर आप पूरे के पूरे 100 गानों पे इक्वल पैशन के साथ काम कर रहे हैं. अगर आपने सोचा कि आपको सब पता है तो वो लेवल नहीं चल सकता. मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ कंटेंट बिजनेस शुरू करते हैं और उसके बाद में 5-7 गाने निकालते हैं, और फिर वो जब नहीं चलते हैं तो वो उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और फिर वो जर्नी कभी कभी डाइल्यूट हो जाती है. इसी तो कहता हूँ, जो मैंने कहावत आर्टिस्ट लिए यूज करी, मैं फिर करता हूँ, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे. ये बिजनेस का काम आप लेबल्स के पास ही छोड़ दीजिए. क्रिएटिव, ये आर्टिस्ट इसके अंदर घुसना शुरू हो जाता है तो आर्टिस्ट ना बड़ा भावुक इमोशनल इंसान होता है. वो एक गाना नहीं चला तो उसका वो पर्सनल प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती है. इसलिए ये काम लेवल पे छोड़ दिया जाता है कि हमें वो हैंडल करना कहीं बेटर आता है. आर्टिस्ट का काम होना चाहिए, बढ़िया एल्बम बननी चाहिए, बढ़िया मार्केटिंग मिलनी चाहिए, उसको नाम उसका हो जाना चाहिए. उसके बाद जरूरी नहीं है, और अगर आर्टिस्ट का गाना नहीं भी चलता है, हमें लगता है आर्टिस्ट में दम है, हम उसका सेकंड एल्बम भी करते हैं और थर्ड एल्बम भी करते हैं, कि हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ एवरेजेस ऑलवेज एग्जिस्ट करने वाला है. बट व्हाट इज द परसेंटेज में, मतलब ग्लोबली? या टिपिकली मतलब क्रिएटिव के अंदर 20 से 30% चीज राइट नाउ आपकी वो, आप कोई भी प्रिंसिपल उठा लीजिए, टिपिकली 20 to 30% of your items are going to get 70 to 80% of your revenues. तो अगर कोई भी आर्टिस्ट या यंग लेबल वाला ये सुन रहा है, अगर वो 10 गाने रिलीज करते हैं और हर गाने पे इक्वल मेहनत करते हैं,
right from creating the content, doing the research, using predictive AI, doing the right marketing, right distribution, उसके बाद भी अगर 10 में से 2 या 3 गाने आपके चलते हैं तो इट्स अ ग्रेट थिंग. इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट और चांसेस है पहले 10 में से एक भी ना चले और अगले 10 में से शायद 5 चल जाए. तो आप जब इस एरिया के अंदर घुस रहे हैं, आपने सोचा मैं बिजनेस में घुस रहा हूँ म्यूजिक के, तो उस माइंडसेट से चलिए कि 3 से 5 साल तक आप रुकेंगे नहीं, फिर आप करते रहेंगे इन्वेस्टमेंट. आपको बार बार लगे कि मैं थोड़ा करता हूँ फिर देखता हूँ, फिर थोड़ा करता हूँ फिर थोड़ा देखता हूँ, तो आप धंधा नहीं चला सकते. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग. सर, हमारा एक सेगमेंट है आज द गेस्ट. हमने सोशल मीडिया पे कल एक पोस्ट डाला था जिसमें लोगों को बोला था कि किसी को कोई सवाल हो तो आपको पूछ सकते हैं. तो वो कुछ सवाल है मैं लेना चाहूँगा. पहला सवाल है कि प्लीज रिवील सम ऑफ द नेम्स ऑफ 2024 लाइनअप ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स विद सारेगामा एज अ म्यूजिक लेबल. सी अवे फुल कैलेंडर. इनफैक्ट अगर मैं अप्रैल से शुरू करूँ तो हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट हाई प्रोफाइल मूवीज दोनों रहमान साहब के म्यूजिक है. चमकीला इज कमिंग आउट जिसमें दिलजीत एंड परिणीति आर देयर. रहमान साहब का म्यूजिक एंड इम्तियाज की डायरेक्टेड मूवी है. सेकंड मैदान इज कमिंग आउट जो अजय देवगन की मूवी, अगेन रहमान साहब का म्यूजिक है. LSD 2 इज कमिंग आउट जो बालाजी की फिल्म है. रुस्लान इज कमिंग आउट जो आयुष शर्मा की पिक्चर है. गेम चेंजर विद जो रामचरण की बहुत बड़ी तेलुगु मूवी है कियारा अडवाणी के साथ, जिसमें आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स, जिनको मैं माननी चाहता हूँ भगवान और म्यूजिक वीडियो, शंकर, ही इज डायरेक्टिंग द फिल्म. तो दैट मूवी इज कमिंग आउट इन अ फ्यू मंथ्स. धर्मा की बैड न्यूज which is Vicky Kaushal की movie और तृप्ति दामरी and Amy Virk there. We have Sarzameen, which is also a Dharma movie which is coming out. Istri 2, जो मैडॉक की मूवी है. स्काई फोर्स अगेन मैडॉक की मूवी है अक्षय के साथ ही. देन तमिल के अंदर बहुत बड़ी मूवी इस समय सूर्या की आने वाली है हमारी, कॉल कंगुवा, जिसके अंदर बॉबी विलन का रोल प्ले कर रहे हैं. अगर आप उसके स्पेशल इफेक्ट्स देखिए तो बिलीव नहीं होता है हिंदुस्तान की बनी हुई पिक्चर है ये. सो दिस ईयर द कैलेंडर ऑन तेलुगु, तमिल, कन्नडा के अंदर बहुत सारी पिक्चरें हैं. दर्शन की भी पिक्चर आ रही है. कन्नडा, हिंदी, पंजाबी में गिप्पी की पिक्चर आ रही है इन द मंथ ऑफ मे, शिंडे शिंदे नो पापा. तो कैलेंडर काफ़ी फुल है. तो इस पर स्कोप मुश्किल है कि कहाँ अभी लड़ाइयाँ ऑफिस के अंदर ये चल रही हैं कि स्लॉट कहाँ ढूंढा जाए कि जहाँ पे और म्यूजिक रिलीज किया जा सके. कांग्रेचुलेशन सर, मतलब काफी फिल्में, दीज आर ऑल बिग मूवीज. दीज आर ऑल वेरी वेरी बिग मूवीज राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू. एंड जब फिल्म म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो आप रीजनल लैंग्वेज में भी फिल्म पे काफी काम कर रहे हैं. हाँ जी. सो आर देयर एनी वर्थ प्रोजेक्ट्स व्हिच नहीं, तो मैंने बताया सबसे गेम चेंजर तेलुगु की बहुत बड़ी मूवी है. मलयालम के अंदर हम मूवीज का म्यूजिक भी खरीद रहे हैं और मूवीज खुद से प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. अभी मोहनलाल की मलाई कोठी वालीबान हमने रिलीज करी है, जिसका मूवी भी हमारी है, म्यूजिक भी हमारा है. ममूटी की मूवी बजुका आने वाली है जिसका म्यूजिक इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, वो आउट है. पंजाबी मैंने बताया आपको शिंदे शिंदे नो पापा आने वाली है. कर्नाटका के अंदर इस बार काफ़ी बड़ा लाइनअप है. सूर्या की 2 पिक्चरें तमिल के अंदर आने वाली हैं. बंगाली की फिल्म म्यूजिक के अंदर भी हम लोग एक्टिव रहते हैं. तो फिल्म म्यूजिक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है. ट्रेडिशनली भी ऑल्सो सारेगामा के अंदर फिल्म म्यूजिक का खजाना है ये कंपनी, तो वहाँ हम इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं. एट द सेम टाइम हम नॉन फिल्म के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. और कौन से रीजनल लैंग्वेजेस है जहाँ पे आपका फोकस है? चारों साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, तेलुगु का, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, गुजराती, भोजपुरी, बंगाली, ये बहुत बड़ी फोकस लैंग्वेजेस है. पंजाबी, एंड जिन लैंग्वेजेस के अंदर हम घुस रहे हैं वो है हरियाणवी, उड़िया और छत्तीसगढ़ी. ओके. एंड आपके हिसाब से रीजनल की मार्केट बढ़ने वाली है? देखिए क्या हो रहा है ना, जो डिजिटाइजेशन पहली राउंड हुआ था वो सब बड़े शहरों के अंदर हुआ था. अब जब डिजिटाइजेशन फर्दर बढ़ता चला जा रहा है वो छोटे शहरों में भी आ रहा है. और एक बहुत, मैंने शुरू में भी बोला था इंटरव्यू के, दैट एक बहुत बड़ा चेंज हम देश के अंदर देख रहे हैं कि ये जो हम इंग्लिश चीज़ के पीछे भागते रहते थे वो कम हो रहा है. लोग अपनी भाषा, अपने प्रदेश, अपने हीरोज के साथ ज़्यादा रिलेट करने लगे हैं. उसी को दिमाग में रखते हुए हम रीजनल पे अपना फोकस बढ़ाते चले जा रहे हैं और सक्सेस मिल रही है. सर, अगला सवाल है कि हाउ मच इज पेड टू अ सिंगर फॉर अ सॉन्ग रिकॉर्डिंग? एन अप्रॉक्सीमेट बॉलपार्क फिगर फॉर से अ रीजनल सिंगर, अ टॉप ए लिस्टर, a moderately known singer, just an idea of how much a singer can expect to make a recording. नहीं, वो तो फिर बाकी सिंगर्स लोग मुझे कोर्ट लेके चले जाएंगे. मैंने वैल्यू देनी शुरू कर दी. देखिए ये वेरी करता चला जाता है सिंगर बाय सिंगर. बट जो चीज में हम हमारे वेरिएबल्स सारे रहते हैं कि
सिंगर को अपफ्रंट कितना पेमेंट चलता जा रहा है, राइट? सिंगर हो, कंपोजर हो, लिरिसिस्ट हो, प्रोड्यूसर हो, मेरे लिए वो चारों बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। बट जो हम नहीं चेंज करते हैं काफ़ी चीज़ें, वो मार्केटिंग है। गाना, अगर गाना अच्छा है तभी हम लॉन्च करेंगे, हमें पसंद है गाना। और अगर गाना अच्छा है तो फर्क नहीं पड़ता गाना छोटा से नॉन सिंगर है या कम नॉन सिंगर है, हम दोनों पे मार्केटिंग उतनी ही करना शुरू करते हैं। तो मार्केटिंग के केस के अंदर आपको सारेगामा शॉर्टकट्स लेते हुए कभी नहीं दिखेगा। आपने बहुत स्मार्टली क्वेश्चन को स्किप किया। देखिए वो सिंगर्स लोग मुझको ना कोड लेके चले जाएंगे। तो जस्ट टू ऐड टू सर कि ऐसा कोई रूल नहीं है, और मैं काफ़ी सिंगर्स को मैनेज कर चुका हूँ, और ऐसा कोई फार्मूला भी नहीं है। बहुत सारे सिंगर्स फ्री में भी काम करते हैं जिनके लिए मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार सिंगर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बार किसी सिंगर के पास बहुत सारे डिमांड होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में भी होता है। ऐसा कोई फिक्स फार्मूला और रूल नहीं है एक्चुअली। अगला सवाल है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द नेम सारेगामा? अब मतलब अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आपको हमारी हिंदी की म्यूजिक की पहली स्टोरी नहीं पता है। अगर हम पूरा देखें तो हम सारेगामा पाधानीसा से ही चलता रहता है हमारा। सारेगामा इज द एसेंस ऑफ म्यूजिक, और हमारी एक ही चीज़ की कमी थी, पाधानीसा, जिसके नाम पे हमने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। तो सारेगामा भी हम ही है और पाधानीसा भी हम ही है। शुरुआत भी आप हो, अंत भी आप ही हो। ओके, अगला सवाल है, सारेगामा कारवां का आइडिया कैसे आया? देखिए कोई भी आइडिया, वो आर्किमिडीज को एक आइडिया मिला था पानी में बैठे बैठे, बाकी सारे आइडियाज तो कई सारे लोगों के आइडियाज जब क्लैश करते हैं तो नया आइडिया निकलता है। हमारी 2015-16 के अंदर हम नेशनल लेवल पे रिसर्च कर रहे थे। हम रिसर्च में बहुत बिलीव करते हैं एज ए कंपनी। तो 23 शहरों में जाके फोकस ग्रुप डिस्कशन हो रहे थे इस बात पर कि जिन किशोर दा का या लता दीदी का या आशा ताई के गाने पहले इतने लोग सुना करते थे, हमको दिख रहा था गाने कम सुने जा रहे हैं। तो हमें बड़ा अचंभा हो रहा था कि ऐसा क्या हो गया है। ये वो वक्त था जब कैसेट्स और सीडीज खत्म हो गए थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने शुरू हो गए थे। तो हमने ये 35-40 साल की उम्र के लोग उस समय के, उनसे पूछा जो सबसे बड़े कस्टमर्स हुआ करते थे किशोर दा की गानों के। ये वो गाने हैं जो शायद बच्चन साहब की मूवीज़ में आए हों, या शशि कपूर की मूवीज़ में आए हों, या दिलीप साहब की मूवीज़ में आए हों। कि भाई आप क्यों नहीं सुन रहे गाने? तो उन्होंने कहा हमें गाने सुनने का मौका नहीं मिलता है। हमने कहा इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो जवाब मिलना शुरू हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करना थोड़ा मुश्किल लगता है हमको पुराना रेडियो का कॉन्सेप्ट दे दीजिए कि हम एक बटन दबाएं और गाने बजने शुरू हो जाएं। ना उन लोगों को ये पसंद था कि उनके जब बेटा बेटी जब घर आते हैं तो उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई मेरे फ़ोन के अंदर कुछ गाने ट्रांसफ़र कर दो। उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी। वो इंडिपेंडेंस देने के लिए कारवां पैदा हुआ है। कारवां इज नॉट अबाउट म्यूजिक, कारवां इज अबाउट कन्वीनियंस ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एट द प्रेस ऑफ ए बटन। और जब हमने एक बार तय कर लिया था कि इसी कस्टमर के पीछे जाना है हमें, जो 35-40 साल की उम्र से ऊपर का कस्टमर है, तो उसको जो जो चाहिए हम देते चले गए। इनफैक्ट आप वो काफी छोटे हैं, पर अदरवाइज आपने पता नहीं कितना रेडियो सुना होगा उस जमाने का, चाहे विविध भारती पे चला करता था और किसी को नहीं पता था अगला गाना कौन सा बजने वाला है। ट्रू, राइट? सेरेंडिपिटी जिसे कहते हैं, कि आपको सरप्राइज हो जाए कि अगली चीज क्या आने वाली है। हम लोगों को वो चीज बहुत पसंद थी। आज की तारीख में बच्चे प्लेलिस्ट बना के सब कुछ कंट्रोल करके बैठे रहते हैं, सबको पता होता है नेक्स्ट गाना क्या आने वाला है। उस समय का मजा ही ये था कि झुमरी तलैया से कोई चिट्ठी आती थी और उसमें कुछ ऐसे गाने की डिमांड होती थी जो आपने खुद से नहीं सुनाया सालों से, आपको गाना सुनने का मौका मिलता था। सेम फिलॉसफी हम कारवां के अंदर लेकर आ गए। कंप्लीट रैंडम है। अगर मैं 2 कारवां रख दूं और दोनों कारवां को किशोर कुमार के चैनल पे टर्न कर दूं, मैं नहीं बता सकता आपको एज सारेगामा एम्प्लॉई कि कौन सा गाना नेक्स्ट आने वाला है। दोनों कारवां डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगे। मैं तो एक्चुअली चित्रहार वाली जनरेशन का हूँ, आप थोड़े ज्यादा उम्र है फिर। ओके, डू यू थिंक रिक्रिएशन इज इम्पोर्टेंट दीज डेज? See, I don't find anything wrong with recreation. Should recreation be done at the expense of doing originals? No. Original के अपने मजे हैं, रिक्रिएशन का अपना मजा रहता है। हमें एज लेबल रिक्रिएशन पसंद भी आते हैं। नए जनरेशन को नए तरीके से वो गाना सुनने का मौका मिल जाता है। आर्टिस्ट को मौका क्यों करते हैं? आर्टिस्ट को रिक्रिएशन करने का मुझे इतना कोई शौक नहीं है, पर वो इसलिए भी करते हैं कि अगर आर्टिस्ट नया है तो और जो सॉन्ग अगर वो रिक्रिएट कर रहा है तो उस सॉन्ग की बेसिक पॉपुलैरिटी रहती है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग आर्टिस्ट का गाना सुन लेते हैं। मैं कई सारे नए आर्टिस्ट को ये रिकमेंड भी करता हूँ कि अगर आपको ब्रेक चाहिए तो प्लीज़ सोशल मीडिया के ऊपर रिक्रिएशंस डालिए। आपकी फॉलोइंग बेस बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपको फॉलोअर बेस चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक अ बिग राइट ऑन द ओरिजिनल साइड। तो यस, रिक्रिएशन इज एन एसेंशियल पार्ट। ओके, अगला सवाल है कि कैन सारेगामा स्टार्ट अ शो लाइक कोक स्टूडियो एंड ब्रिंग ओरिजिनल आर्टिस्ट एंड सॉन्ग्स? यस, गेट मी गुड क्वालिटी आर्टिस्ट, वी आर वेरी सीरियसली लुकिंग एट इट। तो जिसने भी ये लिखा है उसको सजेशन है कि content@saregama.com में
अपना प्लान बनाओ और उस प्लान को इनको भेजिए, और जब ये हाँ करेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करने की हिम्मत भी रखना। उन्होंने तो हाँ कर दिया। Why small artists cannot get anything from Saregama? They face many issues when they are being selected. Actually, small artists is a term which I don't like. Emerging artist I would use. कि उनका ये है कि emerging artist को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता जब वो बहुत इशू मिलता है सिलेक्ट करने के। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों के पास भी अपनी लिमिटेशंस रहती हैं कितने गाने रिलीज कर सकें। उसके अंदर फिल्मों के गाने भी रिलीज हो रहे होते हैं, बड़े आर्टिस्ट जो नोन आर्टिस्ट हैं उनके गाने भी रिलीज हो रहे होते हैं। तो देयर इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉन्ग्स वी कैन गो बैक एंड रिलीज। देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल वी कैन मीट इन अ पर्टिकुलर डे, लिमिटेड नंबर ऑफ सॉन्ग्स वी कैन हियर ऑल्सो। तो उस चक्कर में न्यू आर्टिस्ट का मौका नहीं मिलता, ये तो गलत है। क्योंकि प्रगति इसका कल गाना लॉन्च हो रहा है, उसने ज़िंदगी में कोई गाना लॉन्च नहीं कर रहा है, उसका बॉम्बे से कोई लेना देना नहीं है, पर उसका गाना कल बड़ी धूमधाम से लॉन्च हो रहा है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। आई एम श्योर खामियां रह जाती होंगी उसके अंदर, वर्क करते रहेंगे और रिफाइन करते रहेंगे। होपफुली डेटा विल एंड टेक्नोलॉजी विल हेल्प अस। वेल सेड। अगला सवाल है कि प्लीज आस्क द ईमेल आईडी फॉर सबमिटिंग द ओरिजिनल सॉन्ग टू सारेगामा फर्स्ट लेवल। आई थिंक आपने ऑलरेडी बता दिया है, content@saregama.com। जो भी ये ईमेल आईडी देखता है, सॉरी फॉर हिम। भाई जी, कितना हो सके 90s की गानों के लोफाई निकालते रहिए और पंजाबी की 90s और 2000 के गानों के भी। बिल्कुल जी, तो ये सजेशन है कि आप लोफाई वर्जन निकाल दें, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगला सवाल है जिसका जवाब दे चुके हो कि सिर्फ सारेगामा क्यों, पाधानीसा क्यों नहीं? आ गया जी। पाधानीसा भी सबकी रिक्वेस्ट सर आंखों पे है। आ गए। सर, आपके एक्सपीरियंस में, आप इतने सारे लोगों के साथ डील करते हो, सबसे फनीएस्ट मोमेंट क्या है? कोई फनीएस्ट एक्सपीरियंस है? ऐसे तो मुझे कुछ टॉप ऑफ द माइंड नहीं याद रहता है, एक्सपीरियंसेस याद रह जाते हैं। जैसे कि एक आए थे हुजूर बोलने के लिए कि उनकी बहुत बढ़िया टैलेंट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस चल रही थी, उन्हें सडनली भूत चढ़ना शुरू हुआ कि वो ऑल अबाउट म्यूजिक करके इवेंट्स के धंधे में घुसना शुरू होंगे। और मैं उनसे कह रहा था कि क्यों कर रहे हैं आप ये बेवकूफ़ी, मत घुसिए इस एरिया के अंदर, आपका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। एंड आज की तब मैं हंस रहा था, बाद में उसकी ऑल अबाउट म्यूजिक की सक्सेस की बात रहना है। पहले मुझे शर्मिंदगी हुई, फिर मुझे भी अच्छा लगा और हंसी आई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको नहीं पता कौन सी चीज़ काम करने वाली है। आप कई बार अपनी ही नॉलेज की लिमिटेशन की वजह से कई चीज़ें नहीं करते हैं और बाद में पता चलता है कि आप थोड़े बेवकूफ़ थे, या आप से मेरी मतलब मैं खुद हूँ। तो लोग वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं वैसे। तो मैं एक्चुअली ऑन कैमरा बताता हूँ ये बात। तो मैंने आपसे सर ना 2 चीज़ें सीखी, बहुत कमाल की, आपको पता नहीं मैंने कभी बोला कि नहीं। जब आपने मुझे ये बोला था ना, तो मैं उस दिन आपका फ़ैन हो गया था, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं। और मेरे ख्याल से जीवन में जो लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उससे डेंजर कोई भी नहीं होता है, वो सबसे डेंजरस होते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली डूइंग अ डिससर्विस टू यू। तो आपका ओपिनियन क्लियर होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल। तो आपने मुझे ये सिखाया कि रिस्पेक्टफुली कैसे किसी को अपना फीडबैक देते हैं, बिकॉज आपने मुझे जो फीडबैक दिया था ना, आपने बहुत ही कॉन्फिडेंटली, रिस्पेक्टफुली और लॉजिक के साथ मुझे वो फीडबैक दिया था। और दूसरी चीज़ ये सीखी कि जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो चल गया, तो मे बी आई वॉज नॉट राइट, तो नेक्स्ट ईयर आपने मेरे को ये बोला था कि तेरे को क्या चाहिए, यू लिटरली टोल्ड दिस टू मी। तो मैंने बोला सर आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं क्या? तो बोले ठीक है, चल स्पॉन्सरशिप की, कोई बात नहीं, बाकी तो फिगर आउट कर लेना। बाकी सब चीजें सही बोल रहे हैं, जो जिस इशारे से बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है मैं कहीं का किंग था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। इन्होंने स्पॉन्सरशिप होगी, सक्सेस इनके पास इतनी बड़ी बैठी हुई थी कि मैं मूर्ख तो था नहीं कि सक्सेसफुल इवेंट के अंदर स्पॉन्सरशिप नहीं करता। बट वी एक्चुअली फाइनलाइज दैट touring and everything later. Yes. But thank you so much for that, sir. I really appreciate that. कोई प्लान है जो फेल हुआ? देखिए वो ऐसा, मतलब हम बातें नहीं करते ना, हर जना फेलियर के ना बात नहीं करता है, सोशल मीडिया में सक्सेस की बातें करता है। कई सारे प्लान फेल हो चुके हैं। ये जितने आप प्रोडक्ट्स मेरे देखते चले जा रहे हैं, इसके जो लॉन्च करे, चाहे वो B2B में हो या B2C के अंदर हो, कितने सारे आइडियाज जो हमें लगा बड़े रहेंगे, बड़े तो मैंने चाव से एक क्लासिकल म्यूजिक की ऐप लॉन्च करी थी, बड़ा खर्चा किया हम लोगों ने कि क्लास, और हमारे पास हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी और कर्नाटक के गानों की सबसे बड़ा खजाना सारेगामा के पास है। तो मेरा मान के चलना था, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, बाहर के देशों में भी लोग तो
खड़े हो जाएंगे हमारे सामने हमारी ऐप लेने के लिए। हालत ये है कि हम ही खड़े रह गए बैठे हुए, कोई टेकर नहीं मिलने वाला था। ऐसी डिवोशनल ऐप लॉन्च करी थी, नहीं मिले हमें वहाँ पे भी सब्सक्राइबर। तो ये चीज़ें ये प्रोसेस है और मुझे इस प्रोसेस से डर नहीं लगता। मैं मान के चलता हूँ, मैं सबसे बोलता हूँ टीम के अंदर कि नई चीज़ें लॉन्च करते रहो। लॉन्च करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन और इंक्रीमेंट की गारंटी मैं देता हूँ। चला नहीं चला उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ मेरा बोनस अटैच्ड है। कुछ नहीं करोगे तो दरवाज़ा दिख जाएगा। ये बहुत बढ़िया। और सर आप बचपन में मतलब ऐसा कभी सोचा था कि आप म्यूजिक में काम करोगे? नहीं जी, मैंने तो मार्केटिंग भी नहीं सोचा था, मीडिया भी नहीं सोचा था। मुझे तो इतना पता था कि मुझे गाने बहुत अच्छे लगते थे इन लोगों के। जब वो दो लफ्ज़ों की कहानी गाना चला करता था तो बस मैं उसी रोमांच की दुनिया में रहा करता था। जब मैं आशा ताई से पहली बार मिला, मैंने उनसे बोला तो मेरा म्यूज़िक का मतलब ही था दो लफ्ज़ों की है कहानी। तो गाना सुनने का शौक बहुत था, बट म्यूज़िक इंडस्ट्री में कभी घुसूंगा, आप मुझे 10 साल पहले पूछे हो, 15 साल पहले पूछे होते मैं मना कर देता। तो अब आपका ये परमानेंट प्लान है म्यूजिक एंटरटेनमेंट? देखिए, मैं जब यहाँ आया था, हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े दिग्गज हैं श्रीधर सुब्रमण्यम, जो सोनी म्यूजिक के सीईओ हुआ करते थे इंडिया में पहले, अभी सोनी म्यूजिक यूएस में है। उन्होंने मुझसे तब भी कहा था कि देखो इस इंडस्ट्री से निकलना बड़ा मुश्किल काम है, एक बार इसका चस्का लग गया तो निकल नहीं पाओगे। तो मैं हंसा था, मैं 3 साल में निकल लूंगा, 10वां साल चल रहा है मेरा। आई स्टिल गेट अप इन द मॉर्निंग रियली एक्साइटेड, रियली चार्ज्ड अप। टिल द टाइम दैट्स हैपनिंग राइट नाउ, आई एम नॉट लीविंग इट। वेरी गुड सर, आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप नए नए काम करते रहो, कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, लेकिन जो चलेंगे वो मार्क बनाते हैं, चाहे वो युडली फिल्म हो चाहे कारवा हो। सॉरी आई माइट साउंड लाइक अ फैन, बट जो काम आपके चले हैं वो सारे यूनिक काम है। बिकॉज जैसा आप बता रहे थे ना, युडली फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ। युडली फिल्म का जब आपने मेरे को पहली बार बताया था, मुझे याद है 2016 में या 17 में हम मिले थे, उस टाइम आपने बताया था। तो मैं उस टाइम सोच रहा था कि यार ये इस बजट की फिल्में ये कहाँ चलेगी, बिकॉज टिल दैट टाइम OTT वो हैज़ नॉट बिकम दैट बिग। तो मैं सोचता था यार, ना कोई बड़े एक्टर हैं, ना कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, ना कोई आपसी बातों से लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रमोशन करने वाले हैं, तो ये कंटेंट बना किसके ले रहे हैं। बट 3 years 4 years later when I saw so many of films on OTT and the content, I realized that sometimes you are not able to foresee the future and visionary। नहीं, पर मैं विजनरी कुछ नहीं हूँ। देखिए, बड़ी बड़ी बातें हैं वो। जब वो कारवां की रिसर्च कर रहे थे उस समय, क्योंकि खर्चा हम कर ही रहे थे रिसर्च के ऊपर, तो हमने कहा उस खर्चे को जस्टिफाई करने के लिए रिसर्च में थोड़ा सा पोर्शन वीडियो के बारे में भी चेक कर लेते हैं, पैसा बचाने को एफिशिएंटली यूज करने का तरीका। तो कि बड़ी उम्र के लोगों को क्या मूवीज में पसंद आता है, छोटी उम्र को क्या आता है, ये एडेड क्वेश्चंस थे उसके अंदर। तो पता चला बड़ी उम्र के लोग जो हमारे म्यूजिक के थोड़े कस्टमर थे, वो पिक्चरों से बहुत खुश थे। उनको ये एस्केपिस्ट सिनेमा, लार्जर देन लाइफ से बड़ा मजा आता था। ये जो यंगर लोग थे, जो उस समय के 20s में रहा करते थे, उन सब का बड़ा स्ट्रॉन्ग फीडबैक आ रहा था कि आप रियलिस्टिक पिक्चरें क्यों नहीं बनाते। इंडिया में रियलिज्म वाली मूवीज नहीं मिलती, जो उनको समय पायरेसी के थ्रू वो इंटरनेशनल मूवीज देख लिया करते थे। अब आप सोचो, जो जना ऑलरेडी 30 से 40s में हो चुका होता है ना, उसको लाइफ में कोई रियलिज्म नहीं चाहिए होता है। रियलिज्म में इतनी बार थप्पड़ मार दिया होता है उसको कि उसको सिर्फ एस्केपिज्म चाहिए होता है। 20s में आपको सितारे दिख रहे होते हैं तो आपको रियलिटी देखने का बड़ा शौक होता है। तो हमने कहा उस समय हम उस एरिया के अंदर घुस जाते हैं, और वो वक्त कर गया। हमने रियलिस्टिक पिक्चरें बनाई। हमारी शुरुआत की जितनी भी मूवीज हैं सब लाइव लोकेशन पे, एक भी मूवी हमारी सेट पे शूट नहीं हुई थी। एवरीथिंग वाज देयर राइट नाउ वाज द सिंक ऑडियो, सो दैट कहीं से भी कुछ फॉल्स लगना शुरू हो जाए, एवरीथिंग शुड बी रियलिस्टिक। हम अवार्ड्स भी बहुत सारे जीते, बहुत प्लेटफॉर्म्स के अंदर वो चीज़ें चलती चली गई। तो जो सक्सेस मिली वो इसलिए मिली क्योंकि कंज्यूमर इनसाइट थोड़ी ठीक ठाक मिल गई थी हमारे को। विजनरी जैसे हम लोग कुछ नहीं है। आई थिंक विजनरी लोग ऐसे ही बात करते हैं। नहीं सर, नहीं है। they think simple, they just do it and eventually when it succeeds, it speaks सर, कस्टमर की सुनना बहुत जरूरी बात है। मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में मुझसे पता नहीं पूछेंगे, बाद में नहीं पूछेंगे, मुझे क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखती है, कोई भी जना म्यूजिक इंडस्ट्री में कस्टमर से बात नहीं करता। एंड कस्टमर कौन है? कंज्यूमर जो गाना सुन रहा है। हम आपस में ही बात करते रहते हैं। आर्टिस्ट लेवल से बात करेगा, लेवल मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर किसी प्लेटफॉर्म से बात करेगा। बस हम आपस के इकोसिस्टम में खुश हैं, आपस में गुड़गुड़ करते रहते हैं, आपस में ही खुश होते रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड कस्टमर के पास कोई जाता ही नहीं है। कुछ हद तक सिंगर कम्युनिटी और कुछ सेलेक्ट कंपोजर जो लाइव जाते हैं, उनको कुछ आइडिया है। लेबल्स में तो कोई भी नहीं जाता है।
I think it's necessary that we should go out and spend time with a real customer. It's a very valid point actually. और हम सबको लगता है बॉम्बे दिल्ली के ऑफिस में बैठकर हमको पता है रियल कस्टमर कौन है. ये आपकी हस्बैंड, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका ड्राइवर, आपका कुक इज नॉट ओनली इंडिया. इंडिया इज फार बिगर देन दैट. True. यू नीड टू गो बैक एंड टॉक टू दोस पीपल टू. तो कई बार इंसाइट अच्छी मिल जाती हैं और उस इंसाइट के साथ ट्रू होते हुए अपना प्रोडक्ट लेकर आ जाए तो चल जाता तो आपके हिसाब से क्या क्या तरीके हो सकते हैं सर ये करने के लिए? जस्ट स्पेंड टाइम विद एंड कस्टमर. मैं आपको बोलूं मेरी भी प्रैक्टिस कम हो गई, पर 2006 से 2014 मेरे टाटा स्काई के डेज, एवरी मंथ, दिस इज पीरियड ऑफ व्हाट 8 years व्हाट, एवरी मंथ ऑफ द 8 years आई मेट 25 कस्टमर्स एट देयर होम. एवरी मंथ, एवरी ईयर एट देयर होम. ये फोकस ग्रुप्स नहीं कर रहा था, मैं मिलने जा रहा था रैंडम कस्टमर से. उससे जो फील मिलनी शुरू होती है ना, आपको पता चलना शुरू होता है जो हमारा भारत है वो बहुत डिफरेंट है. हम ये जो अच्छी अच्छी नौकरियों में बैठकर बॉम्बे में रहना शुरू कर देते हैं, हम रियलिटी से टच छूटना शुरू हो जाता है हमारा. हमें लगता है कि हमें सब पता है, हमें एक्चुअली पता नहीं होता. और मेरे ख्याल से लोग बदलते भी रहते हैं, सोच बदलती है, इवॉल्व होता रहता है. देखिए, आज आप कई लोगों से पूछे कि उनकी इंप्रेशन क्या है रूरल इंडिया का, वो बात करेंगे जो 25 साल पहले एप्लीकेबल था. आज का रूरल इंडिया बहुत डिफरेंट है 25 साल पहले के रूरल इंडिया से. उनके टेस्ट डिफरेंट है, वो क्या एस्पायर करते हैं बहुत डिफरेंट है. True. That's actually a very, very valid point. I mean, I can't agree more. Sir, you have dealt with a lot of artist managers. Okay. One piece of advice which you would want to give. Leave your insecurity out at the door. आर्टिस्ट मैनेजर इतना इनसिक्योर इंसान है ना कि उसकी तो यही लगी रहती है बैठे हुए कि कहाँ उसको बाईपास कर दिया जाएगा और कोई जना आर्टिस्ट से डायरेक्टली बात करना शुरू कर देगा. ये फिर हम म्यूचुअल एडमिशन क्लब शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, बट ये मैंने आपसे सीखा है. ये बचपन में भी हमें सिखाया जाता था कि अगर वो आपकी है तो आपका लौट कर आ जाएगी और आपकी नहीं है तो वैसे भी आपकी नहीं थी, तो डर की बात का. यू टॉट मी इन दिस एरिया ऑफ बिजनेस दिस कि किसी भी आर्टिस्ट को लॉक करके मत रखो. अगर उसको आपके साथ मजा आ रहा है तो वैसे भी रहेगा, और मजा नहीं आ रहा है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट उसको रोक के रख नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ तो करेगा उसके बाद. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट एवरी आर्टिस्ट मैनेजर नीड्स टू अंडरस्टैंड. अगर आप आर्टिस्ट की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो तो आर्टिस्ट आपकी सुनेगा. और रियल वैल्यू ऐड तब होती है जब आर्टिस्ट को मैनेजर से क्या चाहिए. आर्टिस्ट को धंधा समझ में नहीं आता इतना, उसको मैनेजर चाहिए होता है जो उसको थोड़े बहुत धंधे में भी हेल्प कर सके. धंधे में हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि बस आर्टिस्ट के लिए ही मांगते रहो. बैलेंस इक्वेशन लेके चलो, जैसा कि आर्टिस्ट का लॉन्ग टर्म करियर इंप्रूव हो सके. आधे आर्टिस्ट मैनेजर का यही डर रहता है कि हमने कहीं गलती से भी ये बोल दिया कि लेबल जो कह रहा है वो ठीक है तो आर्टिस्ट हमसे ट्रस्ट करना बंद कर देगा. ये तो बड़ा ही फॉल्टी नेचर और रिलेशनशिप है. ये इनसिक्योरिटी अलग रखो. आप बैठे हुए, आपको सिक्योर होना पड़ेगा. आप अलग अलग आर्टिस्टों के साथ डील करते हो, बहुत सारे एस्टैब्लिश आर्टिस्ट के साथ, बहुत सारे इमर्जिंग आर्टिस्ट के साथ, बहुत सारे मिड लेवल आर्टिस्ट, बहुत रीजनल आर्टिस्टों के साथ, सबके साथ डील करते हो. क्या आप कुछ आर्टिस्टों की यूनिक बातें बता सकते हो विदाउट सेइंग द नेम और विद सेइंग द नेम? देयर आर आर्टिस्ट जो कि एटलीस्ट समझते हैं. कुछ आर्टिस्ट हैं जो कि अगर आप उनका एक ही सवाल रहता है इन दी एंड, आर्टिस्ट हो या मूवी स्टार्स हो, दोनों में कॉमन है कि पैसा कितना मिलने वाला है और मैं कैसा लगूंगा या लगूंगी. जो एक्टर्स में काफी ऑफन रहता है. देयर आर अदर एंड आई थिंक द मोर सक्सेसफुल वन राइट नाउ जो पर्टिकुलर रहते हैं इस बारे में कि जो हम गा रहे हैं या जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारी ब्रांड, आर्टिस्ट की ब्रांड इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, उसको ऐड कर रहा है या उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसे के लिए हम सब ने लाइफ में करियर डिसीजंस भी लिए हुए हैं. आर्टिस्ट को भी कभी कभी लेना पड़ेगा डिसीजन टू डू थिंग्स राइट नाउ बिकॉज ही और शी नीड्स मनी. पर इन जनरल आई थिंक द मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट है जो अपने करियर को लॉन्ग टर्म करियर देखते हैं, ना कि इस बात पे तवज्जो देते हैं कि आज कितना पैसा बन जाएगा. कि जो आज कितना पैसा बन जाएगा में रहते हैं वो फिर कुछ भी करना शुरू करते हैं. उस समय लॉन्ग टर्म में ब्रांड हिट होनी शुरू हो जाती है. और ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पे, मतलब किशोरदा भी कब तक गाते चले गए थे. दलेर पाजी से मैं मिला उस दिन बैठे हुए, वो आज भी गा रहे हैं, कितना बढ़िया गा रहे हैं. तो यहाँ आर्टिस्ट की लाइफ बहुत लंबी है. तो आर्टिस्ट नीड्स टू इंश्योर राइट ना कि उसकी ब्रांड इंटैक्ट रहे. और सर अगर आपको बोलना हो कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी मैनेजर हैं, जब वो बिजनेस करना शुरू करते हैं या बिजनेस से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में उनको पढ़ाई करना या नॉलेज लेना ज़रूरी है? देखिए, एक मुझे ये और चीज़ समझ में नहीं आती. जब हम किसी से मिलने जाते हैं, आप भाई एक आर्टिस्ट का काम अपार्ट फ्रॉम द क्रिएटिव हाई
दैट उसका म्यूजिक बाहर आएगा. मैनेजर का तो काम ही है टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑल्सो. अब आप किसी से पैसे लेने जा रहे हैं, आपको तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उसका पैसा कैसे बनता है. True. मैं ये MBA में जब भी बच्चों से मिलने जाता हूँ, उनको भी मैं यही सिखाता हूँ कि आप यू कैन बी अ गुड नेगोशिएटर और अ सेलर ओनली इफ यू नो हाउ डज अ बायर मेक मनी. किसी को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहती है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा कैसे बनता है. इस जनरल पढ़ा रहे बहुत पैसा है. बहुत पैसा मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड ना पैसा कैसे बनता है. व्हाट आर द थिंग विच आर इंपॉर्टेंट टू द लेबल. अभी आज की तारीख में आप देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी वी यूज्ड टू मेक फ्रॉम वीडियो इज कमिंग डाउन. एंड अ गुड आर्टिस्ट मैनेजर शुड अंडरस्टैंड दिस कि लेबल्स के लिए वीडियो से जो बड़ा पैसा बना करता था वो कम होता जा रहा है. एज अ लेबल आई टेल माई पीपल, आर्टिस्ट के लिए वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो लाइव में जाना चाहता है, क्योंकि फेस का रिकग्निशन बढ़ना शुरू हो जाता है. ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए आप सबको बहुत बेटर. बिना उसके डिस्कशंस नहीं हो पाते. फिर ये है कि मेरी वैल्यू ये है, मुझे ये चाहिए, और लेबल कहेगा हम इतना पे कर सकते हैं, उसको आगे हम कुछ नहीं करेंगे. देन हाउ यू गोइंग टू कम आउट टू अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप. हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है. मैंने आपकी बात मानी कि देयर आर नॉट दैट मेनी फोरम्स टू एक्सप्लेन टू यू द डायनामिक्स ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री, बट इट्स नॉट सो बैड ऑल्सो. मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, टिप्स लिस्टेड कंपनी है, यूनिवर्सल बाहर लिस्टेड कंपनी है. थोड़ी भी अगर कोई आर्टिस्ट से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आर्टिस्ट मैनेजर मेहनत करे, हम सबकी व्हाट आर कॉल्ड क्वार्टरली कॉल ट्रांसक्रिप्ट मार्केट में अवेलेबल पड़ी हुई हैं. आप 4 क्वार्टर पढ़ लीजिए, हम अपने इन्वेस्टर को क्या बोलते हैं, आपको पूरी इंडस्ट्री समझ में आ जाएगी. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर मेहनत करनी पड़ेगी. ट्रू. इट विल बी इजियर फॉर यू टू डील विद देम, दैट पार्टी. ट्रू. और जितने भी बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स किसी भी लेवल पे हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ऐसी कौन सी गलतियां आपके हिसाब से जो वो लोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? सर मतलब उनकी क्या बोलूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ. मैं भी गलतियां बहुत करता हूँ. हम कई बार ना नेगोशिएशन, मुझको ये मैंने शुरू में बोला था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सर्विसेज मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था. और जब हमारी पहली बार मीटिंग हुई थी रतन टाटा जी के साथ, तो उन्होंने एक बड़ा प्रिंसिपल हमें सिखाया था कि जब नेगोशिएशन हो रहा हो तो टेबल पे इतना छोड़ दो कि दूसरी पार्टी को भी लगे कि उसको कुछ मिला है. क्योंकि एक बार पहली सकता है आपको मौका मिल जाए कि आप पूरा उठा लो, उसके हाथ में कुछ नहीं छोड़ो, तो भी डील माननी पड़ेगी, पर सेकंड टाइम वो डील करने आपके पास कभी नहीं आएगा. एंड दिस इज अ लेसन आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड टू फॉलो. मैं भी कई बार गलती कर देता हूँ. फिर मैं अपने को याद दिलाता हूँ कि ऐसा मत, मौका है आज पूरा निकालने का, और पूरा निकालूं या थोड़ा बहुत छोड़ दूं टेबल के ऊपर, जिससे कि उसका, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरी जरूरत है तो उसकी भी जरूरत है. ये आई थिंक ओवरऑल हम सबको समझना पड़ेगा. एक्चुअली इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट अगेन. ये जो 2-3 बातें हमने अभी की है, अगर ये 2-3 बातें कोई भी इंसान समझ ले अच्छे से, तो नॉट जस्ट बिजनेस, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है. हाँ, पर बहुत ही टेम्पटिंग होता है कि आपका जिस समय मौका है कि आप पूरा निकाल सको, क्योंकि आपका पलड़ा भारी है उस समय टेम्पटेशन तो होती है कि निकाल लो. मैंने भी किया हुआ है, मैं ऐसा तो बोलूंगा नहीं कि मैंने नहीं किया हुआ है, बट वी ऑलवेज रियलाइज लॉन्ग रन के अंदर रिलेशनशिप स्पॉइल होती है. ट्रू. और वो आपको सस्टेनेबल नहीं है ना. इट बाइट्स यू इवेंचुअली, आपको समझ में नहीं आता है. सो व्हेन सारेगामा टेक्स एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट यू आर इन्वेस्टिंग ऑन securing a company, securing rights, hiring an individual, any kind of major investment, what are the most important things which you look into? And for us, return on investment is the single biggest thing. We owe everything to the shareholders of the company. We don't take anything which is for our own creative high or our own vanity. Everything is judged on the basis of its ability to pay back. Single criteria in which everybody in the company is judged. If you had to change one thing in the entire music ecosystem, what would you like to change? Focus on growing the overall industry pie rather than fighting amongst each other for the respective shares that we are getting. हम एक छोटी सी किटी के लिए फाइट मारते रहते हैं कि मुझे कितना परसेंट मिल रहा है. हमें से कोई भी किटी को ग्रो करने की कोशिश नहीं कर रहा. So increase the market size, not the share. Increase the market size, not focus only on the market share. Okay. And the last question, how would you like people who are diehard fans of Saregama, because there are a lot of people, artists, consumers who are constant fans of Saregama, listening to content and consuming content. How would you want your company's image in their minds? We are the
cleanest and the company that pays the state back. अगर हम वो कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करते जो हम रख नहीं सकते, और जब हम कमिटमेंट कर देते हैं तो उस चीज़ को रखना हमारे लिए मैंडेटरी बन जाता है. ये मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स के अंदर बहुत पहले हमने सीखा था कि ब्रांड को कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करना चाहिए दैट इट कांट लिव अप टू. And if you have promised something right now, you better live up to that commitment because people believe on that particular promise. तो चाहे वो रॉयल्टी पे आउट हो, चाहे वो मार्केटिंग के कमिटमेंट्स हो हमारे, we are anal about it. That if you have committed something right now, we're going to maintain it. थैंक यू सर. मैंने एक्चुअली जब भी आपसे मिलता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ. आज मैंने बहुत सारी मेरे दिमाग में भी बस गई है. पहली चीज़ कि जब भी आप नेगोशिएट करो तो टेबल पे कुछ छोड़ना चाहिए. दूसरी बात, जब भी किसी से डील करो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उनका बिजनेस क्या है, और अगर वो आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो उस इन्वेस्ट का रिटर्न कैसे सिक्योर करेंगे. तीसरी चीज़ कि इनसिक्योर नहीं होना चाहिए कभी भी, अपने आर्टिस्ट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके इनसिक्योर नहीं होना चाहिए. बहुत ही खुले में और खुल के काम करना चाहिए. और इसके अलावा कि इंडस्ट्री, अगर आप इंडस्ट्री का हिस्सा हो तो फोकस करो कि इंडस्ट्री बड़ी हो, और इंडस्ट्री अगर बड़ी होगी तो आपका शेयर अपने आप बड़ा हो जाएगा. सिर्फ अपना शेयर बढ़ाने के लिए फोकस मत करो. और भी बहुत सारी चीज़ें. बट थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम मुझे दिया. पूरा ज्ञानी बाबा बना दिया, उसके लिए थैंक यू. नहीं बट सर, अगर हमारा मकसद ये भी है कि अगर इस पॉडकास्ट से, क्योंकि कल का विक्रम मेहरा भी कहीं ना कहीं ऑडियंस में है, कल का अरिजीत सिंह भी है, कल का बादशाह भी है, कल का दिलजीत भी है. अगर कोई भी आदमी जो पॉडकास्ट देख रहा है उसमें से किसी को भी एक इन्फॉर्मेशन या एक सीख मिलके अगर कल को उसके लाइफ में फ़ायदा हो, सो आई थिंक द पर्पस इज सर्व्ड. थैंक यू सो मच सर. पॉडकास्ट में आप लोगों को बहुत मजा आएगा इफ यू कॉल जावेद अख्तर साहब. वो जब कहानियां सुनाने शुरू करेंगे तो आई थिंक यू गाइस विल ऑल एंजॉय इट अ लॉट.